So now we're starting with the next essay, which is essay 620. ठीक है, तो 600 हम लोगों ने पढ़ लिया, 610 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आखिरी स्टैंडर्ड जो 600 वाली सीरीज का बचा है हमारे पास वो है 620, 620। ठीक है, अब मैं 620 से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझना है, ध्यान से आपको सुनना है। व्हाट इज 620? द टॉपिक इज यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ठीक है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट के वर्क का इस्तेमाल आपको करना है। एंड यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगेन हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वो वही है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसे 620। अगर आपने स्टैंडर्ड का नाम पढ़ा तो इट सेज यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मतलब there are two kinds of expert. One is management expert, another one is auditors expert. अच्छा, पहली बात तो ऑडिट के टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर अपन एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, इट मींस अ बंदा जिसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और क्वालिफिकेशन और टेक्निकल स्किल्स है, लेकिन किससे रिलेटेड नहीं, ऑडिट से रिलेटेड नहीं, अकाउंट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि उसमें तो दुनिया हमको मानती है क्या, एक्सपर्ट। ठीक है, हंसो नहीं, है ना, दुनिया हमको मानती है कि हम एक्सपर्ट हैं, तो हम हमारी चीज के लिए वापस एक्सपर्ट को नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो एक्सपर्ट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होगा, एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स और टेक्निकल क्वालिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसको दो को छोड़ के किसी और से आप हेल्प ले रहे हो एक्सपर्ट से, तो दैट इज नोन एज एक्सपर्ट। ठीक है, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बोला, इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट, वन इज ऑडिटर्स एक्सपर्ट एंड अनदर वन इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, सबसे पहले तो ये समझो आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं खाली आपको क्या समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट, कि व्हाट इज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का तो मतलब बता दिया, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्थान जो स्पेशलाइज कर रही है किसी भी फील्ड में। ठीक है, चाहे लॉ की फील्ड में कर रही हो, इंजीनियरिंग फील्ड में कर रही हो, आप अकाउंट्स और ऑडिट को छोड़ के किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट की अगर आप मदद लेते हो तो दैट इज, दो सामने वाला पर्सन इज नोन एज एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट जो होते हैं, मैंने आपको बोले दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट। और ये कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तब जाके जिंदगी में पहली बार आपको ऐसे 620 का असली मतलब पता चलेगा। आज तक तो पढ़ते हुए आए खाली, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि इस लाइन में क्या लिखा होता है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, इट इज नॉट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड व्हाट इज एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो बंदा जिसको किसने अपॉइंट किया, और ऑडिटर एक्सपर्ट वो बंदा जिसको किसने अपॉइंट किया। सिर्फ ये गंदा सा डिफरेंस नहीं होगा, इसमें कुछ और भी है। ठीक है, तभी इतना एम्फसाइज कर रहा हूं। ठीक है, आगे वाला डिफरेंस समझो, ये तो है ही है। ठीक है, आगे वाला डिफरेंस समझो। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब वो बंदा जिसको मैनेजमेंट ने हायर किया है ताकि वो एक्सपर्ट मैनेजमेंट को मदद कर सके इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो एक्सपर्ट मैनेजमेंट को मदद कर सके इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट्स सपोज मैनेजमेंट को ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाना है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कितना कैसे क्या बनाना होता है, तो उसने एक एक्सपर्ट वैल्यूअर को बुलाया, एक्सपर्ट लीगल असिस्टेंट को, लीगल बंदे को बुलाया कि भैया मेरे को इसका प्रोविजन बना के बताओ क्या बनेगा, या एक्चुअली को बुलाया कि इसका इंश्योरेंस का प्रोविजन बनाना है, क्लेम का कैसे बनाऊं, एस्टिमेट कैसे करूं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने जब एक्सपर्ट को बुलाया टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू असिस्ट द मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमेशा क्या करेगा, मदद करेगा इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि ऑडिटर एक्सपर्ट जो ऑडिटर ने हायर किया है, ही विल हेल्प द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, नॉट इन प्रिपरेशन। मैं प्रिपेयर करने में थोड़ी मदद कर रहा हूं, मैं तो जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है उसमें मैं इसको मदद कर रहा हूं कि भैया ये पर्टिकुलर चीज अपने को सुधारनी। तो यहां पर ये ऑडिटर क्या मदद कर रहा है, यहां पर ऑडिटर मदद कर रहा है इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दो अलग अलग एक्सपर्ट है, और ये जो स्टैंडर्ड लागू हो रहा है वो किस पे लागू हो रहा है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट पे। व्हेन द ऑडिटर इज यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, वो लागू हो रहा है। तो सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहां जाएगा, तो बताता हूं, सुनो।
मैनेजमेंट मुझे कोई सबूत देता है या मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मुझे कोई सबूत आता है, आ तो किसके थ्रू रहा है? मैनेजमेंट के थ्रू। तो जो भी एविडेंसेस मैनेजमेंट के थ्रू मेरे पास आते हैं वो सब मैं किस में कवर करता हूं? ऐसे नंबर 500 में। ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट से जो मुझे मिल रहा है वो सब किस में आएगा? वो सब आएगा 500 में। तो मैनेजमेंट से कोई सबूत आया या मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिपोर्ट मेरे पास आई, वो सारे कवर होंगे किसमें? 500 में। है एविडेंस वो भी मेरे लिए, ठीक है एविडेंस वो भी मेरे लिए, पर वो 500 में कवर होगा, वो यहां कवर नहीं होगा। यहां कौन कवर होगा? ऑडिटर एक्सपर्ट जो है उससे जो रिपोर्ट आई है वो यहां कवर होगी। तो मतलब समझना आप, मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे कौन सा ऐसे लगेगा? इस पे लगेगा ऐसे नंबर 500, और ऑडिटर एक्सपर्ट पे कौन सा ऐसे लगेगा? इस पे लगेगा ऐसे 620। ये एक बात आपको इधर सेट करनी कि दिस स्टैंडर्ड 620 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मैंने कंटेंट दोनों का दिया है इस स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का भी रेफरेंस डाला है कुछ ना कुछ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बट ये एक बात आपको दिमाग में सेट करनी है, पत्थर की लकीर बना लो, एमसीक्यू में आ जाए या कहीं पे भी आ जाए जस्ट, ठीक है, कि किस पे क्या लागू होता है। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट से अगर कोई मेरे को कोई रिपोर्ट आ रही है, भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मुझे रिपोर्ट आई क्या कि ये लो, ये इन्होंने ये एक्चुअल ने कैलकुलेशन करके दिया है, ठीक है, वो मेरे लिए एविडेंस है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसको मेरे को चेक करना है, रिलायबल है कि नहीं, वो सब 500 के हिसाब से चलेगा। 620 तब लगेगा जब ऑडिटर एक्सपर्ट से कोई मुझे सबूत आता है। तो समझ में आया? पहली चीज सेट हुई दिमाग में, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड ध्यान से सुनना, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी स्टैंडर्ड के अंदर, फिर वो तो साथ साथ पढ़ेंगे तभी जाएंगे। सेकंड चीज ध्यान रखना, मैं ऑडिटर हूं, मैंने एक्सपर्ट को हायर किया, मैं ऑडिटर हूं, मैंने एक्सपर्ट को हायर किया। जिस एक्सपर्ट को मैंने हायर किया ना, आप मुझे बताना क्या मैंने उसको डेलीगेट करी है अथॉरिटी, या फिर वो एज एन एम्प्लॉय मेरे यहां काम करेगा? वो एज एन एम्प्लॉय मेरे यहां काम करेगा या मैंने उसको डेलीगेट करी अथॉरिटी? एम्प्लॉय की तरह काम करेगा। डेलीगेशन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर आप अथॉरिटी डेलीगेट कर देते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो जाती? उसकी हो जाती। जबकि अपन ने जब शुरू किया था 600 की सीरीज, तो मैंने बोला 600 में आप भली रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन 610 और 620 में तो आप ही की रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए तो ये स्टैंडर्ड बनाया कि चूंकि वो एक तरह से आपके यहाँ एम्प्लॉय कैपेसिटी में काम करेगा, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने टू इंश्योर कि उसका वर्क आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसके लिए 620 आया, ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसने डेलीगेट कर दी होती आपने अगर अथॉरिटी, तो आप जिम्मेदारी से मुक्त, उस फिगर के लिए आप टेंशन मुक्त, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो रहे मेरे को कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए आपको उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के ऊपर प्रोसीजर भी लगाने, क्वालिटी कंट्रोल भी रखना पड़ेगा कि वो अच्छे से काम करे, सब आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? श्योर? ओके, तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया है कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें भी देखो, सेकंड अगर मैं बोलूं यहां पे, इसमें भी ऑब्जेक्टिव तो वो का वो ही रहेगा बच्चों, क्या मुझे एक्सपर्ट के वर्क पर रिलाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितनी एक्सटेंड तक करना चाहिए, ठीक है। सेम लॉजिक इस पे भी लगेगा, ठीक है। फिर सेम आगे पढ़ेंगे अपन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि रिलाय करूं कि ना करूं, वो डिपेंड करेगा किसके फैक्टर्स के ऊपर, कुछ फैक्टर्स के ऊपर, वो फैक्टर्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मिसलेनियस पॉइंट है। अच्छा स्टैंडर्ड है, सिंपल स्टैंडर्ड है, कंटेंट बहुत अच्छा है इसका, और आप स्लोली पढ़ते जाओ। मैंने कॉन्सेप्ट एक बार आपको इनिशियली बेसिक समझा, फिर आते जाएंगे पॉइंट्स तो मैं डिस्कस करता जाऊंगा, एक एट अ स्ट्रेच नहीं करते, इसको धीरे धीरे होल्ड करके करते हैं। वापस बोलूं, ये स्टैंडर्ड कब लगेगा? जब ऑडिटर इज यूजिंग वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ठीक है, दिमाग में सेट कर लेना। शुरू कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का क्या है? वही टू डिटरमाइन वेदर टू यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, वेदर टू यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, वेदर, and if you're using the expert's work, secondly you have to determine whether that work is adequate for the auditor's purpose। तो अगर मैं इसको चार्ट में बनाऊं तो बहुत सिंपल है, मेरे को दो चीजें चेक करनी है। नंबर वन, वेदर टू यूज, और अगर यूज करनी है तो वेदर इट इज एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ योर
ऑडिट और नॉट, ठीक है। अब वेदर टू यूज एंड वेदर एडिक्वेट और नॉट, उसके लिए आगे फर्दर कहानी आएगी, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये बीच में ये पॉइंट आ गया पहले एक बार, ये 2 पॉइंट कॉन्सेप्ट वाले आ गए, जो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाया ना, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आ गया, ये ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कौन सा, कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है, ऑडिटर एक्सपर्ट जिसके ऊपर 620 एप्लीकेबल है। ऑडिटर एक्सपर्ट बोले तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन वही चलेगी, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक्सपर्टाइज है किस फील्ड की, अकाउंट्स और ऑडिट के अलावा जिस भी फील्ड की हो, ठीक है, और उस फील्ड का वर्क ऑडिटर यूज कर रहा है ताकि ऑडिटर को मदद मिल सके इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट। और यही चीज मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन में देखोगे तो उसमें लिखा है हुज वर्क इन दैट फील्ड इज यूज्ड बाय द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आया बड़ा डिफरेंस क्या है, वो तो प्रिपरेशन में मदद कर रहा है, ठीक है, और यहां पर ये वाला बंदा असिस्ट कर रहा है इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल हो, आगे बढ़ू। चलो आगे बोलता है क्या, when you are using the work of expert employed by you, then you are using that work in an employee's capacity as an expert rather than delegating the work to the assistant. So accordingly इस केस में आपको ऑडिट प्रोसीजर्स, रेलेवेंट प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं, तभी तो रेलेवेंट प्रोसीजर लगाने, बाकी तो प्रोसीजर लगाने ही नहीं हो, अगर अपन डेलीगेट कर देते तो टेंशन ही खत्म, फिर अपने को कुछ देखना ही नहीं, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये एक अगला जो पॉइंट आ रहा है ना आपके सामने, एक तरह से एक क्वेश्चन है, ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको एक बार नजर मारो, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार नजर मारो, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द रिपोर्ट्स, ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स, कौन कौन सी ओपिनियंस, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हम लोग नॉर्मली ऑडिटर से लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये एक तरह से आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, मतलब एग्जाम्पल बताओ ना आप लोग भी, अभी जैसे मैंने एक आध क्या बताया आपको, किससे किससे ले सकते हैं अपन, किस आइटम्स के लिए किससे रिपोर्ट ले सकते हैं, एक्चुअरी से ले सकते हैं, वैल्यूएट से ले सकते हैं, तो एग्जांपल्स दे रखे हैं यहां पर। और ये क्या, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्या, विच आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स और ओपिनियंस और ऑप्शंस और स्टेटमेंट्स विच यू कैन टेक फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। देखो पहला, जब भी मान लो, देखो पहला तो है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन बहुत सारी चीजों का है, कोई कॉम्प्लेक्स से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का वैल्यूएशन कराना हो, लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, ज्वेलरी का, एंटीक्स का, इंटेंजिबल का, ठीक है, इन सब का अगर आपको कराना है, या इंपेयर्ड हो गया कोई एसेट उसका वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन एक्सपर्ट से करवाया जा सकता है। एक्सपर्ट वैल्यूअर्स होते हैं, सुने हैं ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड लिखा हुआ है एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज। एक्चुअल कैलकुलेशन किसकी, एक तो इंश्योरेंस वाले सेक्टर से जुड़ी हुई होती है, और एक अपने जो एम्प्लॉय बेनिफिट ग्रेच्युटी कैलकुलेशंस होती है वो भी एक्चुअली करता है। तीसरा, आपको एस्टिमेशन निकालना है कि ये ऑयल और गैस का रिजर्व कितना है। फिर आपको वैल्यूएशन करना है किसका, पता है, एनवायरमेंटल लायबिलिटीज का। ये सुना है आपने, सीसी, कार्बन कॉस्ट। कार्बन कॉस्ट का अगर फंडा सुना हो, ठीक है, तो कार्बन कॉस्ट मतलब कौन सा देश, कौन सी इंडस्ट्री कितना कार्बन एमिट करती है, ठीक है, उसके हिसाब से उनको लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है और बुक करनी पड़ती है। मतलब आप कितना पोल्यूशन फैला रहे हो, उसकी लायबिलिटी आपको एक एस्टिमेट करा के, प्राइस कैलकुलेट करके आपको क्या करनी पड़ती है, इसमें डालनी पड़ती है। तो इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटी, या कोई साइट आप क्लीन अप करा रहे हो उसकी कॉस्ट। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉज, ये तो किससे कराओगे, लॉयर से, ठीक है, लीगल बंदे से। और फिर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज, जो ये टैक्स, वो क्या बोलते हैं अपन को, टैक्स कंसल्टेंट हो गए, ठीक है, ये एक्सपर्ट कहला सकते हैं उस फील्ड के, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल की लिस्ट है, और क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने सिंपल, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, तो 4-4 नंबर में पूछने जैसे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बीच में आ गया, एक्चुअली अपन कॉन्सेप्ट चल रहे थे उसके बीच में एकदम से आ गया ये, ठीक है। इसको अलग कर दो, मान लो कि भाई ये तो एग्जाम्पल की लिस्ट है कि सर कौन से रिपोर्ट्स, कौन से स्टेटमेंट्स आप एक्सपर्ट से ले सकते हो। तो ये सारी रिपोर्ट्स एक्चुअल कैलकुलेशन करवा सकते हैं इंश्योरेंस की लायबिलिटीज के लिए, या फिर हमारी जो एम्प्लॉय के बेनिफिट प्लान है उसके लिए। वैल्यूएशन करा सकते हो कितनी भी प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, आर्ट, एंटीक, किसी का भी, ठीक है। फिर आप ये एनवायरमेंटल लायबिलिटीज कैलकुलेट करा सकते हो, ठीक है। ऑयल और गैस रिजर्व का एस्टिमेशन करवा सकते हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस करा सकते हो, और फिर लास्ट में टैक्स कंप्लायंस अनयूजुअल से कोई इश्यूज है तो उसको भी क्या करा सकते हो, एनालिसिस करवा सकते हो। फाइन, ठीक है, ये बीच का क्वेश्चन है, इसको अलग रख देंगे, ठीक है। इसको अगर अपन अपने चार्ट पे ले लेंगे तो इसको अलग ही चौथा या पांचवा नंबर दे देंगे, ठीक है। तो ये आया बीच में अभी, पर अपन इसको बाद में देखेंगे। अपन ने पढ़ तो लिया, अपन इसी को, कहानी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, कि क्या फैक्टर्स में कंसिडर करूं बिफोर डिसाइडिंग कि क्या मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट पे रिलाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंसिडरेशन और फैक्टर्स व्हेन डिसाइडिंग वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट टू यूज द ऑडिटर्स एक्सपर्ट में इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे रखे हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. What are the consideration? अगर अपन इसको word consideration भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. What are the consideration? What are the factors to be considered before deciding कि क्या मुझे auditors expert पे रिलाय करना है, क्या मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क यूज करना है कि नहीं करना है. अब सुनो मेरी बात. मैं कौन? ऑडिटर. मुझे ये डिसाइड करना है कि वेदर आई शुड यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट और नॉट. Whether I should use the work of auditor expert or not, before deciding कि whether I should use the work of auditor expert or not, एक बार चेक कर लो ना कि मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट रखा है कि नहीं रखा है उस फील्ड के लिए. भाई डबल डबल बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. भाई मैनेजमेंट ने उस फील्ड के लिए ऑलरेडी एक्सपर्ट रखा हुआ है. वो जो ग्रेचुटी कैलकुलेशन है या वो जो लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस जो कैलकुलेट हो रही है, उसके लिए मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट ही रख के करा है. मैनेजमेंट ने खुद ने नहीं करी हो, तो वो भी तो एक्सपर्ट ही है ना भाई. वो भी एक एक्चुअली होगा, जो भी एक बंदा होगा, और आप भी बुलाओगे वो भी एक एक्चुअली होगा ना. जब उसने एक्चुअली बुला लिया और उस एक्चुअली के फिगर को उसने डाला है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर मत बुलाओ. अपना एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है ना. तो सबसे पहले ये डिसाइड करना कि मुझे अपना एक्सपर्ट बुलाना है कि नहीं बुलाना है, वेदर आई शुड यूज द ऑडिटर्स एक्सपर्ट और नॉट. उससे पहले मैं देखूंगा क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट उसका रखा है क्या. अगर रखा है और उसमें ये चीजें फुलफिल हो रही है, आगे जो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो फिर मुझे जरूरत नहीं है ऑडिटर एक्सपर्ट की. अब क्या फुलफिल हो रही है वो देखते हैं. तो सवाल क्या है? whether auditor should use auditor's expert. Before deciding that, the first factor is you should check whether management has employed management expert or not. The first point, whether management has used management expert in preparing the financial statement, and if yes, the management has used the management expert, then you have to check the following. What? Number one, क्या वो मैनेज, अब ये पॉइंटर्स हैं सारे, ठीक है. पहला, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट एम्प्लॉयड है एंटिटी द्वारा, या वो एक पार्टी है जो अलग से एंगेज करी गई है टू प्रोवाइड रिलेवेंट सर्विसेज. ज्यादा रिलायबल कौन होगा? पार्टी जो अलग से एंगेज करी. एम्प्लॉय होगा तो हो सकता है वो घपले कर दे मैनेजमेंट के साथ मिलकर. सेकेंड, the extent to which the management can exercise the control or influence over the work of मैनेजमेंट एक्सपर्ट. मैनेजमेंट उस एक्सपर्ट के वर्क पे कितना इंफ्लुएंस कर पा रहा है, कितना कंट्रोल कर पा रहा है. जितना ज्यादा इंफ्लुएंस और कंट्रोल करेगा उतना कम रिलायबल होगा. ठीक है. थर्ड, फिर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट, उसकी कॉम्पिटेंस और उसकी कैपेबिलिटी. भाई वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, कैसा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, वो देखो. फोर्थ, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट. भाई वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा ना, वो भी तो किसी संस्था का ही मेंबर है. जैसे लॉयर है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर है, तो क्या उसके ऊपर भी कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगे हुए उसके, जैसे सीए के ऊपर लगे हुए होते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स के, क्या उसकी इंडस्ट्री की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्या उसके ऊपर भी टेक्निकल स्टैंडर्ड लगे हुए हैं, तो वो ज्यादा रिलायबल होगा. और लास्ट में क्या पॉइंट है, क्या कोई एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स हैं क्या ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो. ये अच्छा वाला कंट्रोल है. एक तो था ऊपर, सेकंड वाला कि क्या मैनेजमेंट उस पर इंफ्लुएंस और कंट्रोल कर रहा है. ये वाला वो पॉइंट नहीं है. ये वाला पॉइंट क्या है, उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क के ऊपर इंटरनल कंट्रोल अच्छे से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए. अगर लगे हुए हैं तो वो रिलायबल है. ठीक है, तो समझ रहे हो ना मेरी बात. मैं फालतू का खर्चा करूं उससे पहले ये देख लो कि उन्होंने खर्चा कर रखा है क्या. अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट उन्होंने बुला रखा है उस फिगर को प्रिपेयर कराने के लिए, तो मुझे 4-5 चीजें देखनी, 5 चीजें देखनी. नंबर 1, वो एम्प्लॉयड है और इट्स अ सेपरेट पार्टी, ठीक है, जो आई है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. नंबर 2, मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस और कंट्रोल उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क के ऊपर. नंबर 3, उसकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी. चौथा, उसके ऊपर कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगे हुए क्या. और 5वां, एंटिटी के अंदर कोई कंट्रोल लगा हुआ है क्या ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क. ये पहला फैक्टर है. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर व्हिच आई हैव टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग whether to and to what extent I should use the auditor's expert.
क्लियर है, समझ में आ रहा है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये पांचों इजी है, ठीक है। पहला मेन था, मेन, ठीक है। और पहले के ऊपर तो क्या सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या आपको देखना है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये 5 चीजें देखनी है। ओके, आगे बढ़ू। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेचर। अब तो इजी है, देखो अब मेरा सवाल वही चल रहा है। क्या सवाल चल रहा है? सवाल क्या चल रहा है? वेदर आई शुड यूज द ऑडिटर एक्सपर्ट और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहला, अब यू देखो, तो यू देखो पहला पॉइंट, तो नेचर ऑफ मैटर। भाई किस मैटर के ऊपर मुझे एक्सपर्ट के वर्क को बुलाना है, उस मैटर का नेचर देख लो। जैसे ग्रेचुइटी के ऊपर बुलाना है, इंश्योरेंस क्लेम्स के ऊपर बुलाना है, लाइबिलिटीज के लिए, नेचर ऑफ द मैटर देख लो। इंपॉर्टेंट है तो फिर बुला लो। सेकंड, उस मैटर में जिसमें ऑडिटर एक्सपर्ट रिलेट कर रहा है जिस मैटर पे, उसमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट आने के कितने चांसेस हैं? भाई बहुत ज्यादा चांसेस है तो बेटर है बुला ही लो। थर्ड, उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के वर्क का सिग्निफिकेंस मेरे ओवरऑल ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में कितना होगा, मतलब वो फिगर कितना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में, कि उसमें घपले हो गए तो पूरी ऑडिट की वाट लग जाएगी। नेक्स्ट, ऑडिटर का पिछला नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या कहता है। भाई पिछली बार जब एक्सपर्ट रखा था तो वो क्या नॉलेज मिली आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, उसके आधार पे आप डिसाइड करोगे। और लास्ट में, क्या उस एक्सपर्ट के ऊपर भी जिसको आप बुलाओगे, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉई है एक तरह से, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या ऑडिट फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप आराम से लागू करवा पाओगे, तो फिर बेटर है आप उसको बुला लो, क्योंकि वो आपके क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होते हुए काम करेगा। तो ये पांचों पॉइंट तो सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो किस मैटर के ऊपर मुझे उसको बुलाना है, उस मैटर का नेचर क्या है, उस मैटर में रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कितनी आती है, उस पर्टिकुलर ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क की सिग्निफिकेंस मेरी ओवरऑल ऑडिट पे कितनी आने वाली है, ठीक है। फिर मेरा पिछला एक्सपीरियंस उसके साथ मेरी नॉलेज क्या कहती है, वो जजमेंट पॉइंट हो गया। और क्या उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के ऊपर भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर फर्म की आराम से लागू हो पाएगी, ठीक है। सो इस 6 फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है। बात समझ में आई? पक्का? श्योर? ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला कंसिडरेशन वाला पॉइंट, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। वैसे तो मैंने लिख दिया कॉमन टू बोथ द एक्सपर्ट, मतलब आइदर यू आर यूजिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट, ठीक है, और यू आर यूजिंग ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिपोर्ट। आपको पॉइंट्स कुछ कॉमन कंसिडर करने, जैसे सबसे पहले, जैसे ऊपर भी अपन ने पढ़ा था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अपन जब देख रहे हैं तो अपन उसकी क्या देख रहे हैं, स्किल और कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इस पॉइंटर में, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि बिफोर आस्किंग फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, ऑडिटर शुड सेटिस्फाई अबाउट द स्किल एंड कॉम्पिटेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट। अब सवाल यह आता है, सर स्किल और कॉम्पिटेंस एक्सपर्ट की कैसे पता करेंगे हम लोग? भाई डिग्री तो उसके पास दिख रही है हमको, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर आंसर दे रखा है फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस। अब वो सोर्सेस क्या है जहां से आप पता करोगे कि दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट एंड केपेबल और नॉट, स्किल और कॉम्पिटेंसी उसकी है कि नहीं है। क्या सोर्स हो सकता है बताओ? पहला सोर्स तो ये है कि आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या कहता है उसके साथ। दूसरा, उसके जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, समझे भाई, वो किसी और को भी तो सर्विसेज देता होगा, उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। उसने कोई किताबें छापी है, उसका आर्टिकल वार्टिकल आते हैं न्यूज में, तो मतलब एक ऐसे पता चलता है ना उससे, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहला तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ क्या रहा है, फिर आप उसके साथ बात करोगे, आप जिसको बोल रहे हो जैसे हेलो मिस्टर एक्सपर्ट, बोलेगा और किस तरह, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो देसी आदमी है, ठीक है। सो डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, फिर डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद द एक्सपर्ट्स वर्क, ठीक है, दूसरे क्लाइंट्स। फिर नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, पब्लिश्ड पेपर्स और बुक्स रिटन बाय दैट एक्सपर्ट, ठीक है। इनसे आपको क्या पता चलेगा, इनसे आपको पता चलेगा उसकी स्किल और कॉम्पिटेंस के बारे में, ठीक है। फाइन, आ गया समझ में वाला पॉइंट भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे तो इजी है, देखो जब भी आप एक्सपर्ट को बुलाते हो उससे पहले उसकी क्या चेक करोगे, ऑब्जेक्टिविटी, वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब अगले जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो थोड़े से खतरनाक है, जैसे पढ़ने में तो इजी लगेंगे लेकिन मैं लॉजिक बताऊंगा तब थोड़ा खतरनाक लगेगा। ऑडिटर शुड सीक अश्योरेंस, ये वाला तो ठीक है कि ऑडिट, ये तो अपन ने ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा कि ऑडिटर को एश्योरेंस चाहिए कि एक्सपर्ट का वर्क उसके लिए क्या काम कर रहा है, ऑडिट एविडेंस के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी असर्शन है उसके सपोर्ट में वो एविडेंस के रूप में काम कर रहा है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, auditor should consider whether the expert has used the source data
which are appropriate in these circumstances. क्या एक्सपर्ट ने ऐसा सोर्स डेटा लिया है जो अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, एंड आगे बढ़ो, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ and reasonableness of assumptions and methods used by the expert and their application are the responsibility of the expert. Auditor, however, does not have the same expertise and therefore cannot always challenge the expert's assumptions and methods. समझे कुछ बात? ये दो लाइनें क्या कहना चाह रही हैं आपसे? ये दो लाइनें खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देके खुद ही सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है. एंड आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट दीज टू लाइन्स इज, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे केसेस भी आते हैं. ये दो लाइनें ये कह रही है कि ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो सोर्स डेटा एक्सपर्ट ने लिया है, जो अजम्पशंस एक्सपर्ट ने लिए हैं, जो मेथड्स एक्सपर्ट ने अपनाए हैं, वो रीजनेबल है कि नहीं है, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. पर खुद ही बोलता है अबे तुझ में अक्कल होती अगर इतनी, किसमें? ऑडिटर में, तो तू एक्सपर्ट थोड़ी रखता. नाउ हाउ कैन यू चैलेंज कि उसने जो अजम्पशन लिया और मेथड लिया वो गलत है? तुमको तो नॉलेज ही नहीं है ना उस चीज की. तो इसने दोनों आंसर दिए कि आंख भी बंद नहीं करनी है और पूरी खोल भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अक्कल नहीं है इतनी. तुम ये वो पापा का डायलॉग, मम्मा का डायलॉग कि तुझ में इतनी समझ नहीं है कि तू इतना बड़ा बन रहा है, पर फिर भी बचपना मत दिखा. अब वो क्या कह रहे हैं वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया. एक तरफ तो कह रहे हैं कि डोंट बी सो मैच्योर और दूसरी तरफ कह रहे हैं बचपना मत दिखा. तो आइदर और हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं. सेम लॉजिक अप्लाइज है. वो कह रहा है ये चेक जरूर करना कि सोर्स डेटा जो लिया है वो अप्रोप्रिएट है, मेथड्स ऑफ अजम्पशन लिए हैं वो रीजनेबल और अप्रोप्रिएट है कि नहीं, पर तुम चैलेंज नहीं कर सकते उसको. तुम समझ गए ना बीच का रास्ता क्या है? देख लो, समझ में आ जाए और लग रहा है तो बिल्कुल ही फेक ले रहा है उसमें, तो आप उसको बोलो, नहीं तो मत बोलो. ठीक है, ये वाली लाइन है. और इसके लिए मैंने आगे भी दिया एक और पॉइंट. The auditor may also consider the following while evaluating the appropriateness of management expert work as an audit evidence as per 500. मैंने 500 को यहीं रेफर कर दिया क्योंकि एक्सपर्ट सब एक साथ आ जाए तो समझ में आ जाएगा. तो वहां एक्सपर्ट अलग से बता तो वहां पूरी रामकथा गानी पड़ती. आपके पास मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई, उसमें भी आप यही देखोगे. ऊपर से जो पॉइंट थे वो तो देख ही लिए, ऑडिटर एक्सपर्ट के लिए देखे थे वो तो मैंने. अब मान लो मैं ऑडिटर एक्सपर्ट बुलाने नहीं चाह रहा, जाने दो, मैं तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को एविडेंस के रूप में मान रहा हूं, मेरे लिए काफी है. तो मुझे ये 3-4 चीज देखनी जो अभी अपन ऊपर डिस्कस करी वो क्यों है. पहला वही कि जो भी एक्सपर्ट ने फाइंडिंग और कंक्लूजन्स दिए ना, उसकी रेलेवेंस और रीजनेबलनेस सिचुएशन के हिसाब से, क्या वो एविडेंसेस कंसिस्टेंट है दूसरे ऑडिट एविडेंसेस के साथ, और क्या उस फिगर को जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बताया उसको अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रखा है किसने? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. पहली बहुत बेसिक चीज है भाई, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट मेरे पास आई, पहले तो मैं देख लूंगा ये रीजनेबल है, रेलेवेंट है अभी सिचुएशन के हिसाब से. फिर दूसरे एविडेंसेस मेरे पास जो थे वो भी ये इंडिकेट कर रहे थे और ये भी ये इंडिकेट कर रही है. ठीक है, और तीसरा इस फिगर को अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करा दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. दूसरा सेम पॉइंट है वही अभी ऊपर जो पढ़ा, अगर एक्सपर्ट का वर्क में अजम्पशंस और मेथड्स लिए हुए हैं तो आपको उन अजम्पशंस और मेथड्स की रेलेवेंस और रीजनेबलनेस देखनी है. और अगर उसने कोई सोर्स डेटा लिया हुआ है तो आपको सोर्स डेटा की भी रेलेवेंस, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी देखनी है कि जो सोर्स डेटा लिया है उसने वो रेलेवेंट है, एक्यूरेट है और कंप्लीट है कि नहीं. समझ गए? छोटा सा कॉन्सेप्ट है. डन? ओके, चलो अब एंडिंग करते हैं इसकी. अच्छा, एंडिंग से पहले एक बार यहां पे और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. मिसलेनियस में अपन ने क्या देखा? 2-3 पॉइंट. एक्सपर्ट की स्किल और कॉम्पिटेंस जरूर देखना, और उसके लिए सोर्सेस आपसे पूछे थे तो सोर्सेस हमने देख लिए. ठीक है, फिर ये बहुत शानदार पॉइंट था जो अपन ने ऊपर भी देखा नीचे भी देखा, क्या कि अगर आप एक्सपर्ट की वर्क का यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सोर्स डेटा, अजम्पशंस जो उसने ले रखे हैं वो, इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है. ठीक है, ये 3 वर्ड थे, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और रेलेवेंस और रिलायबिलिटी. ठीक है, अजम्पशन अगर आपने लिए उसने तो उसकी रीजनेबलनेस, रेलेवेंस, अप्रोप्रिएटनेस, जो वर्ड यूज करना चाहो कर सकते हो. ठीक है, और एक और पॉइंट क्या था कि अगर
उसकी जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, आपको रिपोर्ट चेक करनी है और आपको 3 पॉइंट देखने हैं कि वो रिपोर्ट एक तो रेलेवेंट रीजनेबल है, वो तो सेम हो गया, फिर वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है बाकी एविडेंसेस के साथ, और अप्रोप्रिएटली उसको रिफ्लेक्ट कर रखा है किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, फाइन। और अब 5वां पॉइंट एक तरह से ओपिनियन बेस्ड पॉइंट है, और मस्त पॉइंट है ये भी, ठीक है, लेट्स सी। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स, लैंग्वेज पे ध्यान देना, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स that the work of expert is inconsistent with the information in the financial statement, मतलब एक्सपर्ट कुछ और कह रहा है, बुक्स में फिगर कुछ और है, तो गपला है भाई। मैनेजमेंट ने जो फिगर बताया और जो एक्सपर्ट बोल रहा है वो दोनों अलग आ रहे हैं। और that the work of expert do not constitute sufficient appropriate evidence, मेरे लिए वो काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? एग्जाम्पल, जब उस एक्सपर्ट का वर्क ऐसा है जो बहुत ही हाईली टेक्निकल मैटर्स इन्वॉल्व है, जो मेरे समझ के बिल्कुल ही परे, और ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सपर्ट मना कर देता है ऑडिटर को कुछ सोर्स डेटा अवेलेबल करवाने में। पॉसिबल है ना भाई, एक्सपर्ट भी तो एक प्रोफेशनल है, और एक्सपर्ट भी एक प्रोफेशनल है। जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने बोला इसका सोर्स डेटा मुझे बताओ, मुझे चेक करना है कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है। बोले सोर्स डेटा नहीं बता सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है हमारे लिए, ठीक है, और सही है, उसके लिए उसके एंगल से वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो मेरे लिए वो एविडेंस काम ही नहीं आ रहा है। तो उस केस में जब या तो अच्छा, ये वाले केस में कौन सी रिपोर्ट जाएगी, when the work of expert is मतलब कहानी ऐसे चलेगी, when the work of expert is inconsistent। अब आप मुझे सुनाना कहानी पूरी, लंबी खींचनी है आपको कहानी। When the work of expert is inconsistent with the information contained in the financial statement, the auditor shall do what? He will communicate to the management और TCWG कि inconsistency है, इसको सुधारो। वो नहीं सुधारते हैं, ठीक है, तो कौन सी एडवर्स, क्वालिफाइड और एडवर्स एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अपने को थोड़ी मालूम है मटेरियलिटी कितनी है उस फिगर की, ठीक है, परवेसिवनेस है कि नहीं है, ओके। और दूसरा, व्हेन द वर्क ऑफ एक्सपर्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, देन तो फर्दर कोशिश करो प्रोसीजर लगा के एविडेंस इकट्ठे करने की, और फिर भी नहीं इकट्ठे हो पाते तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। इसलिए तीनों का आंसर एक साथ दे दिया, ही शुड एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर और एडवर्स एज में बी अप्रोप्रिएट। और इसमें भी कहानी वही है, सुनो, मैंने आपको एक बार पढ़ाई थी ऐसे 402 में कि अगर आप एक्सपर्ट की रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट में, वैसे तो अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो कोई और रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में रेफर करने की जरूरत नहीं होती है, क्वालिफाइड दे रहे हो तो बात अलग है, तो रेफर कर लेना। लेकिन रेफर करने से, पहले भी बोला था, रेफर करने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लास्ट के 2 पॉइंट यही है, अगर आप अनक्वालिफाइड दे रहे हो तो ऑडिटर शुड नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ एक्सपर्ट इन हिज रिपोर्ट। लेकिन अगर वो अदर देन अनक्वालिफाइड दे रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल टू द रीडर ऑफ द रिपोर्ट कि आप उस रिजर्वेशन को समझाते समय रेफर कर दो और डिस्क्राइब कर दो वर्क ऑफ एक्सपर्ट। लेकिन सच रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट ओपिनियन। वो तो है ही कि रीजन देना पड़ेगा, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो, तो आप रीजन दे दो कि एक्सपर्ट रिपोर्ट की वजह से मैंने रिजर्व किया। बट वो रेफरेंस डालने से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन की वो खत्म नहीं होती, ओपिनियन के लिए तो आप ही जिम्मेदार रहोगे। क्लियर, श्योर, कंफर्टेबल? तो इस स्टैंडर्ड को समझना आसान था, ठीक है, बट इस स्टैंडर्ड का लॉजिक बहुत प्यारा था, ठीक है। यही पढ़ा अपन ने 5 चीजें, अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। पहली चीज क्या पढ़ी? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, ऑडिटर एक्सपर्ट असिस्ट द ऑडिटर इन obtaining sufficient appropriate audit evidence, जबकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट असिस्ट द मैनेजमेंट इन preparing the financial statement. Now the objective of this standard is to check whether the auditor should use the work of expert or not, and if he uses the work of expert, whether that work is adequate for the purpose of his audit or not. Now what are the considerations to be taken before deciding whether I should use the work of an expert or not? So there are 6 considerations. पहले 5 बात के बोल लेते हैं। नेचर ऑफ मैटर, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट उस पर कितनी आ सकती है, सिग्निफिकेंस कितना है उस मैटर का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ऑडिट के लिए। उसके बाद क्या बचा, जोर से, पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज मेरी, और क्या उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के ऊपर वो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर लगेगा। और सबसे प्राइमरी पॉइंट था कि क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया है, और किया है तो उसमें वापस 5 पॉइंट देखने थे,
ठीक है, कि क्या उसके ऊपर कंट्रोल तो नहीं है, क्या एंटिटी का कंट्रोल उसके ऊपर है कि नहीं है, कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी कितनी है उसकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया मिसलेनियस स्किल कॉम्पिटेंस कैसे देखेंगे। एक्सपर्ट का वर्क अगर यूज किया है तो हमें फिर 3-4 चीजें देखनी थी कि उसका एविडेंस जो है वो रेलेवेंस रिलायबल है, कंसिस्टेंट है और रिफ्लेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसने सोर्स डेटा लिया, उसकी एक्यूरेसी कंप्लीटनेस देखनी है और उसने जो अजम्पशंस लिए उसको आपको चेक करना। और फिर ओपिनियन पैराग्राफ आ गया। और एक जो क्वेश्चन अपना रह गया था वो कौन सा था, वो 6 वाला एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि कौन कौन से रिपोर्ट्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आप मंगवा सकते हो, किससे, उनसे, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन है। पहला, ऑडिटर ऑफ एसएस लिमिटेड accepted the gratuity valuation based on the certificate issued by actuary. However, the auditor noticed that the retirement age जो अडैप्ट करी वो 65 years करी as against the existing retirement age of 60 years. मतलब उसने जो assumption लिया वो 65 लेके किया। The company is considering a proposal to increase the retirement age. Comment, ठीक है। तो अब इसमें मेनली आपको सिर्फ किसको रेफर करना है, 500 को, क्योंकि यहां पर एक्सपर्ट भी कौन सा है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उसने सर्टिफिकेट दिया ना, तो इसमें वो 3 पॉइंट आएंगे। कौन से वाले, जो अभी अपन ने पढ़े तीनों, कि उसकी जो रिपोर्ट है वो रेलेवेंट है, रिलायबल है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, बाकी एविडेंस, वो 3 प्राइमरीली आएंगे। और आप उससे सहमत नहीं हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए काफी नहीं है, ठीक है, तो आप ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते। दूसरा, while doing audit, Ram the auditor requires report from expert for the purpose of audit evidence. ये वो वाला क्वेश्चन हो गया, what types of reports or opinions he can obtain and to what extent he can rely upon the same. तो टाइप ऑफ रिपोर्ट तो हो गया, और कितनी एक्सटेंट तक वो उसके ऊपर रिलाय कर सकता है वो डिपेंड करेगा कि एक्सपर्ट किस नेचर का है, ठीक है, और फिर उसकी वो एक्सपर्ट की स्किल, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। डन, कोई डाउट नहीं, पक्का, आगे बढ़े। चलो, अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज एसे नंबर 700, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वो है एसे 700, और 700 जो स्टैंडर्ड है हमारा वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है रिपोर्टिंग के बारे में। मतलब अब जो सीरीज आखिरी शुरू हो रही है हमारे लिए, ठीक है, नाउ इट्स द लास्ट सीरीज वी आर स्टार्टिंग नाउ। 700, 705, 701 भी है अब तो, 701, 705, 706, 710 और 720, ठीक है। तो टोटल आपके पास इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर 6 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके एक एक को स्टार्ट करना है, और ये बहुत अच्छी सीरीज है। मतलब 500 की सीरीज के बाद 700 की सीरीज भी अच्छी खासी सीरीज मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहेंगे। सो जग रहे हो, ठीक है। 700 की अगर अपन शुरुआत करें, एंड द टॉपिक इज, जब आप, अच्छा 700 की पूरी सीरीज काय के ऊपर है, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। तो जब हम 700 को शुरू करेंगे तो 700 का नाम क्या है, नाम यही है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ज्यादातर बच्चे इस स्टैंडर्ड को स्किप कर लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड में सिर्फ क्या दे रखा है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, तो ज्यादातर लोगों को पता ही होता है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड को स्किप मार लेते। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी है जो स्किप मार ली ना तो एग्जाम में फुल चांसेस होते हैं जिसके आने के, ठीक है, एंड दैट इज एसे 700 का ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव सिर्फ पहली लाइन नहीं है इसमें, उसके बाद का इलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो अपने को समझना है स्टैंडर्ड में। बाकी स्टैंडर्ड में 2 ही चीजें, एक रिपोर्ट का फॉर्मेट, ठीक है, वो पता करना है अपने को, वो वैसे भी आप प्रैक्टिकली बनाते हो तो आपको पता होगा। पहला हिस्सा, और नहीं भी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा, ठीक है। ऐसे तो कट कॉपी पेस्ट भी करते हो तो देखी तो होगी ना, ऐसे तो नहीं आंख बंद करके कॉपी पेस्ट किया, देखा तो होगा ना, दिखता है ना फॉर्मेट तो, ठीक है। और चूंकि अब कारो भी आ रहा है नए वाले में, ठीक है, क्योंकि इस साल से कारो की रिपोर्टिंग करनी है आपको, ओके, तो अब आपको इस साल से कारो की रिपोर्टिंग करनी है, तो वो कारो के भी नए फंडे आपको पता होना चाहिए, और वो क्लाइंट को भी बताने पड़ेंगे आपको कि भैया ये देखिए ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। हाँ, इस साल से करनी है ना, इस साल से करनी है रिपोर्टिंग, ठीक है। बन कैसे गई, ऑडिट कैसे हुई होगी, बन कैसे सकती है, बनती थोड़ी है। कारो की रिपोर्टिंग तो ऑडिटर की रिपोर्टिंग है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट थोड़ी जो बन गए, ठीक है, वो तो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है 31 मार्च के बाद। पीसी किस करनी है, असेसमेंट ईयर कहां से आया इसमें, ये कंपनी ऑडिट की बात कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का पार्ट होता है ना,
टैक्स का पार्ट थोड़ी है, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का पार्ट है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं अपन, ओके। सुनो अब लॉजिक समझना। अब लॉजिक 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 लॉजिक, फोकस ऑन द लॉजिक, ठीक है। द लॉजिक सेज, जो हम यह पढ़ रहे हैं अभी, कि आपको ओपिनियन देनी है, आपको रिपोर्ट देनी है, किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है। आपको रिपोर्ट देनी है, आपको ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और ये तो पता है हमको कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अपन ने ऐसे 200 में भी तो ये पढ़ा था, 200 का ऑब्जेक्टिव क्या था? वो लम्हे, वो बातें भूलनी नहीं है आपको। ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा था? To obtain reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement either due to fraud or error, and by this means enabling the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respect as per the applicable FRF, and then what? रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्ट, मैं वो वर्ड जानना चाह रहा हूं, रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें तो पता है कि सर हमारा ऑब्जेक्टिव ही अल्टीमेटली रिपोर्टिंग है, और इसलिए 700 की सीरीज लास्ट में, पहला 200 था, 200 की सीरीज शुरुआत ही ऐसे किया, और लास्ट जो एंडिंग हो रही है सीरीज उसमें रिपोर्टिंग करनी है। इस बीच के दौरान बाकी सारे काम कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो रिपोर्ट करनी है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और ओपिनियन फॉर्म करनी है। अब उसी चीज को यहाँ पर लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बना रखा है, मैं साथ में चार्ट भी बनाऊंगा, वो भी आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लेना बाद में, ठीक है। और साथ में ये भी पढ़ रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इनिशियली पार्ट को समझना है। कुछ नहीं है, मतलब बोल तो वही रखा है जो हमें पता है ऑलरेडी, बट उसकी लैंग्वेज फ्रेमिंग ऐसी ही चाहिए अपने को, ठीक है। लैंग्वेज पे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एसए 700। सर क्या ऑब्जेक्टिव है? वही है, क्या? ओपिनियन फॉर्म करनी है, किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और ओपिनियन फॉर्म कैसे करोगे? बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। कहानी है, उल्टी पढ़ो, रिवर्स। ऑडिट एविडेंसेस जो ऑब्टेन किए हमने, उन ऑडिट एविडेंसेस के आधार पे हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। भाई एक जो जो एविडेंसेस मिलते हैं उसके आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते गए, क्या इन्वेंट्री ओके है, फिक्स्ड एसेट्स ओके है। उन कंक्लूजन्स को इवैल्यूएट किया आपने ओवरऑल लास्ट में, और क्या दे दी? ओपिनियन दे दी। और फिर ये ओपिनियन कैसे देनी है? एक रिपोर्ट के थ्रू। तो सेकंड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन। उस एक ओपिनियन को क्लियरली एक्सप्रेस करो, किसके थ्रू? एक रिटन रिपोर्ट के थ्रू। देखो इस चार्ट को देखो, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? इसका मेन ही एक ही टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 700। क्या बोलता है? आपको क्या करना है? नंबर 1 एंड नंबर 2। सेकेंड पार्ट तो बहुत इजी है, ठीक है। पहला आपको क्या फॉर्म करनी है? एन ओपिनियन, ठीक है। ये ओपिनियन कैसे आई? बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ conclusions। और ये conclusions कैसे ड्रॉ किए? ड्रॉन ऑन, क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ, लैंग्वेज अपन वही रखे, ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। बहुत सिंपल है, लैंग्वेज पे देखो, वापस फोकस करो। ओपिनियन फॉर्म करनी है, और किस पे? ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, ठीक है। क्लियर है? फॉर्म एन ओपिनियन, किस पे ऊपर ओपिनियन फॉर्म करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किए? ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। और ये फिर हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है क्लियरली थ्रू अ रिटन
रिपोर्ट। राइट, परफेक्ट, ठीक है। कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी आगे देखो, मैं चार्ट कंटिन्यू करूंगा, फिर लास्ट में जरूरत हो तो ड्रॉ करना। अब जब हम ये कंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं ना, हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे एविडेंसेस से। ये कंक्लूजन्स ड्रॉ करते समय क्या ध्यान रखेंगे? तीन चीजें। क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हमारे पास आ गए? क्या कोई अनकरेक्टेड, ये लैंग्वेज याद रखना, याद है, क्या कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं रह गया जो मटीरियल इंडिविजुअली एग्रीगेट, याद है? और थर्ड, फिर कुछ इवैल्यूएशंस भी आपको करने। मतलब मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं कि जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं तो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते समय वी शुड टेक इनटू अकाउंट, वी शुड कंसिडर, टेक इनटू अकाउंट का मतलब हमें कुछ चीजें कंसिडर करनी। क्या? कंक्लूजन्स ड्रॉ करते समय क्या हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे कर लिए? क्या कोई अनकरेक्टेड, क्या कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं रह गया जो इंडिविजुअली या एग्रीगेट क्या हो, मटेरियल हो, ऐसा कोई रह तो नहीं गया? और तीसरा, क्या हमने ये सारे इवैल्यूएशंस भी कंसिडर कर लिए हैं क्या? अब इसमें वापस लंबी लिस्ट है, ठीक है, क्या क्या इवैल्यूएशंस कंसिडर करने हैं, 6-7 इवैल्यूएशंस हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, है कुछ नहीं है, देसी टर्मिनोलॉजी है सारी। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें डिस्क्लोजर है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी सेलेक्ट करी थी, अप्लाई करी थी? क्या अकाउंटिंग पॉलिसी जो सेलेक्ट और अप्लाई करी थी वो कंसिस्टेंट थी कि नहीं थी एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, और अप्रोप्रिएट थी कि नहीं थी? क्या जो एस्टीमेट आपने बनाया वो रीजनेबल था कि नहीं था? क्या जो इंफॉर्मेशन पेश करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रेलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है? क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें एडिक्वेट डिस्क्लोजर सारे आ गए ताकि इंटेंडेड यूजर को उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आए हुए हर एक मटेरियल ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ जाए? और क्या जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है, क्या जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इंक्लूडिंग द टाइटल, जैसे बैलेंस शीट वर्ड यूज किया तो बैलेंस शीट यूज किया, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल जो यूज किया वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल वर्ड यूज किया, वो टर्मिनोलॉजी अप्रोप्रिएट है कि नहीं है? समझ में आया? अब इसी चीज को अपन यहां ड्रॉ करना चाहे तो यहां लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या देखना है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है, किसका? अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड का। फिर जो अकाउंटिंग पॉलिसी एसीपी सेलेक्ट और अप्लाई किया है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं एफआरएफ के हिसाब से, राइट? थर्ड, थर्ड क्या है? एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर लिया है तो वो एस्टिमेट क्या है, रीजनेबल है कि नहीं है? फोर्थ, फोर्थ, इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट करी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सब रेलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अगला पॉइंट, नहीं उससे पहले एडिक्वेट डिस्क्लोजर है टू इंटेंडेड यूजर, ठीक है, ताकि उनको समझ में आ जाए सारे मटेरियल इफेक्ट ट्रांजैक्शंस के, ठीक है। और लास्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, जो टर्म यूज किए हैं वो टर्मिनोलॉजी अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये 6 चीजें मुझे और देखनी है। विद दिस वी आर डन विद द चार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड, जो कि जनरली बच्चे मिस कर देते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछने जैसा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इवैल्यूएशंस दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग द कंक्लूजन। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अगर आपने क्वेश्चन ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा होगा। सो फोकस करो इसके ऊपर, ड्रॉ करना है ड्रॉ करो, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसके अंदर।
करो ड्रॉ करो, बातें नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसी है एसीपी, सेलेक्टेड एंड अप्लाइड एसए है। लास्ट वाला जो लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो विजिबल थोड़ा सा लास्ट में टर्म अप्रोप्रिएट दिख रहा होगा। टर्मिनोलॉजी जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ड्रॉन, अब जल्दी से वापस रिपीट कर लो। इस स्टैंडर्ड का एसए 700 का ऑब्जेक्टिव क्या है? एसए 700 का ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन
evaluation of conclusions drawn from audit evidences obtained, and then you have to form clearly specify or clearly form this opinion through a written report. जब आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे होगे तो उसमें आपको तीन चीजें कंसिडर करनी है टू टेक इनटू अकाउंट. नंबर वन, whether sufficient appropriate audit evidence have been obtained. Number two, whether uncorrected misstatement either individual or aggregate are material or not, वो चेक करना है आपको कि कहीं कोई मटेरियल तो नहीं है. एंड देन यू हैव टू इवैल्यूएट समथिंग. नाउ इवैल्यूएशंस में क्या कहेगा? पहला जो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट और अप्लाई करी उनका. फिर जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट अप्लाई करी वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है किससे? एफआरएफ से. ठीक है, एप्लीकेबल एफआरएफ से. ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो बनाया वो रीजनेबल है कि नहीं है. जो भी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, कंपेरेबल है, रेलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है. ठीक है, और फिफ्थ जो था कि जो डिस्क्लोजर आपने दिए हैं सारे के सारे वो इतने हैं कि इंटेंडेड यूजर को सारे मटेरियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का इफेक्ट पता चल जाए. और जो टर्मिनोलॉजी यूज करिए इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो टर्मिनोलॉजी सारी की सारी अप्रोप्रिएट है. समझ गए? ये तो था इस स्टैंडर्ड का पहला हिस्सा. और फिर इस स्टैंडर्ड का दूसरा हिस्सा इज एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, कि एक ऑडिट रिपोर्ट जब बनती है तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. ये तो इटसेल्फ यही से पढ़ना है अपने को, इसके लिए सेपरेट चार्ट की जरूरत नहीं है. मतलब ऐसे 700 में दो ही टॉपिक हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया आपका एलिमेंट्स वाला टॉपिक. ठीक है, सेकंड टॉपिक कौन सा हो गया? एलिमेंट्स वाला, कि एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन से होते हैं. और ये पढ़ना बहुत ध्यान से, क्योंकि अर्लियर व्हेन देयर वाज नो एमसीक्यूज तब टेंशन नहीं होती थी, इस टॉपिक में से ज्यादा कुछ आता नहीं था. लेकिन जब से इसमें से मल्टीपल चॉइस शुरू हुए हैं, इस टॉपिक को बहुत सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट तो हम जीवन में ही नहीं पढ़ते अंदर कभी, है ना, ऑडिट रिपोर्ट का. ये पढ़ना पड़ेगा आपको पहली बार. अब जो मैं बता रहा हूं आपको वो है फॉर्मेट किसका? ऑडिट रिपोर्ट का. सबसे पहला आता है टाइटल. क्या आता है टाइटल? नहीं, हम ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं ना, तो ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. देखा है? ठीक है, तो टाइटल इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. लिखा भी है, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल हैव अ टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज अ रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. फिर आता है एड्रेसी. किसको एड्रेस करते हैं? कैसे लिखते हैं? पता होगा ना, नहीं पता है क्या? टू द मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, टू द मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, या टू द, और किसी को कर रहे हो एड्रेस तो जनरली मेंबर्स को ही करेंगे ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस, टू द मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, ऐसा आएगा. ठीक है भाई, फॉर्मेट नहीं देखा कभी? ऊपर इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट आता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में टू द मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, सो एड्रेस ही हो गया. फिर अब ध्यान से सुनो, फिर आता है हेडिंग ओपिनियन या ऑडिटर्स ओपिनियन. ये पहला मेन हिस्सा शुरू होता है. और इसमें क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि एमसीक्यू में जब आएगा कि ये कौन से पैराग्राफ के अंदर आता है तो आपको बताना पड़ेगा सर ये ओपिनियन वाले पैराग्राफ में आता है. ऑडिटर्स ओपिनियन या ओपिनियन दोनों नाम चलते हैं. नीचे यहां ओपिनियन भी लिख सकते हो आप उसको ऐसे, और या फिर ऑडिटर्स ओपिनियन भी लिख सकते हैं. इसमें ऐसा आता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया, मैं बोलता हूं वी हैव, अगर आप फर्म हो तो वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC Limited, which comprises of the balance sheet, the statement of P&L, cash flows and other explanatory notes for the year ended on this date. ये ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो वो इसमें आ रहा है. क्या क्या आया? पहला पॉइंट, एंटिटी का नाम आया. ये बोला ना हमने ऑडिट करी है, नाम दिया एक एक आइटम का, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो, टाइटल दिया ना. फिर नोट्स टू अकाउंट्स ये भी लिखा होगा उसी में आगे कंटिन्यू कि एंड नोट्स टू अकाउंट्स एंड अदर थिंग्स. ठीक है, और लास्ट में क्या लिखी? डेट एंड पीरियड कवर्ड, ये भी लिखा ना उसके अंदर. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर कवर हुई है. ठीक है, सो डेट एंड पीरियड कवर्ड भी इसके अंदर आया. फाइन, जो बोला मैंने समझ में आया. वी हैव ऑडिट, सब चीजें आ रही. वी हैव ऑडिटेड. ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, नेम ऑफ द एंटिटी. ठीक है, which comprises of balance sheet, statement of P&L, cash flow, other explanatory notes, summary. ठीक है, for the year या period जो भी आता है, balance sheet as at and statement of P&L, cash flow for the year. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको. ठीक है, डेट और पीरियड का वर्ड क्लियर. ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ. इस साइड में लिखना है तो लिख लेना.
ताकि आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आप वो दिमाग में रख लोगे कि सर वी हैव ऑडिटेड। एक तो आ गया सेकंड पॉइंट कि ये लिखते हैं अपन कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी ऑफ एबीसी लिमिटेड, एंटिटी आ गई, ठीक है, ठीक है, विच कंप्राइजेस ऑफ बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स एंड फॉर द पीरियड एंड फॉर एज ऑफ जो भी डेट होगी वो आ जाएगा इसके अंदर। फाइन, ये तो आता है कौन सा पैराग्राफ, ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ होता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। अब बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में क्या क्या आएगा मैं आपको बताता हूं, सुनना। देखो आपको यह लिखना पड़ता है, सुनना, कि वी हैव ऑडिटेड द एंटिटी, ऊपर वाली जो भी ऊपर लिखा हमने, बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमने एथिक्स भी फॉलो किए हैं। और इसी बेसिस फॉर ओपिनियन में कारण भी आ जाता है अगर आप क्वालिफाइड एडवर्स और क्या दे रहे हो, डिस्क्लेमर। तो इस बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह हेडिंग चेंज हो जाती है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है। यहां वो रामायण आनी है, क्या रामायण आनी है कि हमने एथिक्स फॉलो किए हैं, हम इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर रहे थे, हमने स्टैंडर्ड्स, हमने कैसे किया, बेस क्या है जिसके पीछे हमने बेस लेके ओपिनियन एक्सप्रेस करी है, वो इसमें आएगा। और क्या क्या आ रहा है ध्यान से देखो बेसिस फॉर ओपिनियन में। सबसे पहले तो आ रहा है कि हमने ऑडिट करी किसके हिसाब से, एसएस के हिसाब से। फिर इसमें आएगा ऑडिटर्स की रिपोर्ट, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट में आएगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑडिटर ने ये किया वो किया। फिर ये भी आएगा कि ऑडिटर ने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम किया है, एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करते हुए काम किया है, कोड ऑफ एथिक्स भी हमने फॉलो किए। और एक और इंटरेस्टिंग एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डी, हमने ये लिखेंगे लास्ट लाइन में, ऐसे लिखते हैं, वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय अस आर सफिशिएंट एनफ। हमें लगता है कि हमारे पास जो एविडेंस है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है। तो स्टेट दैट वेदर ऑडिटर बिलीव्स दैट द ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर ऑब्टेन्ड एज सफिशिएंट एंड appropriate to provide a basis for opinion. Fine. इसमें क्या क्या लिख रहे हो इस बेसिस में कि हमने जो ऑडिट करी वो किसके हिसाब से करी, एसएस के अनुसार। हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लिख दी कि हमने जो एसएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी पूरी करी। हमने इंडिपेंडेंटली काम किया, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए काम किया, एथिक्स को फॉलो करते हुए काम किया। और हम ये मानते हैं, वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय अस are sufficient and appropriate so as to provide a basis for auditor's opinion. और अगर इसी जगह आप qualified adverse disclaimer डाल रहे हो तो एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, जब ऑडिटर मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह वो क्या लिखेगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर एज अप्रोप्रिएट। ये अभी नया ऐड हुआ बाइट में पॉइंट कि भाई आप बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह सीधे नाम दे देना, बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर, और उसके कारण आ जाएंगे यहाँ पे। समझ गए, समझ गए, ग्रेट। तो मेन ऑडिट रिपोर्ट का जो मेन स्ट्रक्चर है ना वो यहां तक होता है। ऊपर के भी दो कुछ नहीं है, टाइटल और एड्रेस ही तो आएगा। फिर जो दो पैराग्राफ हैं वो ये मेन है, ऑडिटर्स ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन। इसके बाद गोइंग कंसर्न, जैसा मैं आपको कह रहा था, एक नया पैराग्राफ ऐड हो गया है किसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट में। मतलब पहले ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आता था ये चीज, अब ऑडिट रिपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा मुझे बताओ कब डालना था गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। हमने चार्ट भी बनाया था। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट तो है बट देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एंड दैट अनसर्टेनिटी हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट। अगर वो डिस्क्लोज ही नहीं करता तो क्या करते हैं हम, तो ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स आती है एज अप्रोप्रिएट। लेकिन डिस्क्लोज कर रहा है तो अच्छी बात है, ओपिनियन क्वालिफाई नहीं करूंगा, लेकिन कहां डालनी जरूरी है, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में डालना जरूरी, ठीक है। और कारों में भी आ गया अब तो ये 2020 में नया, ठीक है। बाकी आज तक किसी भी कारों में गोइंग कंसर्न के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं थी, नए वाले में गोइंग कंसर्न पे रिपोर्टिंग भी है, ठीक है। तो क्या बोलता है, वेयर एप्लीकेबल, जहां पे भी एप्लीकेबल हो, जहां अनसर्टेनिटी हो वहां लगा देना, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ आया कौन सा, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, पर इसके लिए अभी मैं होल्ड करूंगा क्योंकि इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है 701। तो अभी आपको मैं नहीं समझा उस पॉइंट को, क्योंकि अभी समझाने का मतलब नहीं है, वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये की मैटर भी आपको यहां रिपोर्ट करना है जो 701 में अपन पढ़ेंगे। फिर आती है दो की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसकी हेडिंग कुछ भी हो सकती है, इसकी हेडिंग ये भी हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी हेडिंग ये भी हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और उसमें उनकी दो जो मेन जिम्मेदारियां होती है वो लिख दो कि प्रिपरेशन आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट रखना आपकी जिम्मेदारी, इंटरनल कंट्रोल को अच्छा रखना आपकी जिम्मेदारी, और एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं रहेगी वो आप देख लेना, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं रह रही है तो उसको डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी आप, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दी। फिर अगला पैराग्राफ कौन सा आया, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस पैराग्राफ में क्या आता है एक बार रीड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना होगी। ओपिनियन में क्या आता है, ओपिनियन में क्या क्या आया, फर्स्ट पैराग्राफ जो ऑडिटर लिख रहा है, नाम एंटिटी का, ऑडिटेड है, टाइटल सबके, नोट्स ऑफ अकाउंट सबके, और डेट ऑफ पीरियड। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या बताया, चार चीजें, स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां वहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमने अलग सेक्शन डाला हुआ है जहां पे हमने ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है, वहां लिखना वहां है। वापस पढ़ो, ऊपर जाओ, ऊपर पढ़ो, उसमें बी पॉइंट में क्या लिखा है, रेफर टू द सेक्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यहां आप ये लिखोगे कि हमने पैराग्राफ में, फर्दर पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब कर रखी है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यहां लिखना है। पर यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी नहीं है, यहां सिर्फ मेंशन करना है कि रेफर करना है कि वो सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमने आगे डाला हुआ है जहां पे ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है, वी हैव मेंशन्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पैराग्राफ स्टेटेड फर्दर। फिर इंडिपेंडेंटली करिए और ये सब आ जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या था, वी बिलीव कि ऑडिट एविडेंस जो हमने इकट्ठे किए हैं वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है हमारी ओपिनियन देने के लिए, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या रहेगी, ये रामायण लंबी है, पर अगर आपको समझ में आ गया ऊपर वाला तो ये अब इजी हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें वो सारी वो रामायण लिखेगा कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस ही देखता हूँ, इनर लिमिटेशन रह सकती है, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है, वो सब यहाँ लिखेगा। देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहला ए, स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू ही कहां से होती है, मेरे ऑब्जेक्टिव से। तो पहला ऑब्जेक्टिव आ गया, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, टू इश्यू एन ऑडिट रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स ऑडिटर्स ओपिनियन। ये तो मेरी पहली हो गया। सेकेंड, रीजनेबल एश्योरेंस। अब आपको देखो ये रिपोर्ट किसको दे रहे हो, मेंबर्स को। अब मेंबर में अक्कल थोड़ी वो समझेगा रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, तो समझाओ कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट इट इज नॉट अ गारंटी दैट द ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसए विल ऑलवेज डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हेन इट एग्जिस्ट। ये शेयर होल्डर को बताना जरूरी है, मैं अपनी लिमिटेशन क्लियर कर दूं उसको, ठीक है। सी, द मिसस्टेटमेंट जो मैंने ऊपर बोले कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड एरर एंड आइदर describe that they are considered material. If individually aggregate, they could reasonably be expected to influence the decision of the user. मतलब पहले बता दो भैया जो मिसस्टेटमेंट मैंने ढूंढे हैं या जो बच गए हैं वो मटेरियल हो सकते हैं, आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। और फिर डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो मटीरियलिटी क्या होती है। उनको थोड़ी समझ में आता है, उनमें कल नहीं, अगेन मैंने बोला मटीरियलिटी क्या होती है, तो उनको बताओ मटीरियलिटी क्या होती है। फिर ऑडिट रिपोर्ट शुड फर्दर identify and assess the risk of material misstatement, obtain an understanding of internal control, to evaluate the appropriateness of accounting policy and reasonableness of accounting estimate and disclosure, to conclude on the appropriateness of the management use of going concern, and to evaluate the overall presentation structure and content of financial statement। ये वो जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इवैल्यूएशंस क्या क्या आएंगे, तो वो चीज भी आप यहाँ मेंशन कर दोगे कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें मैंने सारे आइडेंटिफाई असेस कर लिए, अंडरस्टैंड कर लिया, कंट्रोल को असेस कर लिया, मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, और जो भी मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है आपको पेश किया वो सब उस रिपोर्ट के अंदर पेश करके दिया है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दी। तो अगर वैसे तो क्लियर है कि ओपिनियन में क्या आ रहा है वो क्लियर है, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या रहा है वो अगर क्लियर है, तो इससे बाकी जो बच्चा ऑडिट से रिलेटेड चीजें वो यहां आ गई। मतलब इसमें आप इनडायरेक्टली दिमाग में ये रख लो कि एक तो ये बताना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस देना, ठीक है, मैं कहानी कनेक्ट कर रहा हूं, आपका रीजनेबल एश्योरेंस देना पहला पॉइंट। दूसरा, कनेक्टिंग रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन करना कि रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, पर वो गारंटी नहीं है कि सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे। फिर इसको आगे ले गए, मिसस्टेटमेंट कहां से आ सकते हैं, ठीक है, फ्रॉड एरर से, और वो मटेरियल हो सकते हैं, फाइन। और फिर लास्ट में जनरल पॉइंट कि रिपोर्ट में सब आ जाएगा, रिस्क वही मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंडिंग करी, अप्रोप्रिएटनेस चेक करी, अकाउंटिंग पॉलिसीज की और अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल थे, ये देखा कि मैनेजमेंट ने जो कोई कंसर्न माना वो ठीक था कि नहीं था, और इवैल्यूएट किया हमने ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट। तो कंटेंट इजी है ना। रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस के बाद रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है वो डिफाइन किया, उसमें मिसस्टेटमेंट बताया, मिसस्टेटमेंट के बारे में बताया, और फिर कॉमन जनरल पॉइंट आ गया। समझ गए? तो एलिमेंट्स क्या चल रहे हैं बताओ। पहले टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर ओपिनियन, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर गोइंग कंसर्न, फिर की ऑडिट मैटर, फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस मेन तो ये है, अब बाकी चुटमुट बचे हैं। अगला आ रहा है लोकेशन। अब लोकेशन में क्या लिखा है देखो, लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट और विद इन एन अपेंडिक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट और ऑन अ वेबसाइट ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी आप लोकेशन बता रहे हो किसकी, ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो अपन ने ऊपर दी, ये आपने अगर डिटेल में दे दिए तो आप इसी को डिस्क्राइब कर दो कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड अबव। अगर यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिए, ये तो बेसिक दिया, अब इसके अलावा ही तो दुनिया भर की जिम्मेदारियां होंगी, तो अगर वो पीछे अटैच्ड है तो वहां लिख दी, अगर वो वेबसाइट पे आपने अपलोड कर रखी है तो वो यहां मेंशन कर दी। तो लोकेशन वाला पॉइंट बहुत सारे केसेस में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने वैसे ही ऊपर डिस्क्राइब कर दिया होगा, और हमने वैसे भी उसमें लिख दिया था किसमें, बेसिस फॉर ओपिनियन में। तो ये 99% या 90% ऑडिट रिपोर्ट में तो डालते ही नहीं लोग। अगर मान लो आपने अलग से वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है प्रॉपर, ठीक है, वेयर यू आर डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या देयर इज एन एक्स्ट्रा टू दिस ऑडिट रिपोर्ट सेपरेटली, तो वो यहां मेंशन कर देना। बाकी इस पर्टिकुलर लोकेशन वाले पॉइंट की बहुत जरूरत नहीं है, ये उसमें तो दिखता है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, लेकिन जब हम रिपोर्ट बनाते हैं प्रैक्टिकली उसमें नजर नहीं आती ऐसी कोई चीज। फिर अगली इंपॉर्टेंट है वापस, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी, इसमें वो सब आ गया क्या, इसमें आ गया आपका वो पूरा 143 सबसेक्शन 3 की सारी जिम्मेदारियां। कारो वाला पॉइंट इसी में आएगा कि हमारे ऊपर कारो एप्लीकेबल है और कारो की रिपोर्ट हमने अलग से अटैच कर रखी है, वो सब इसमें आएगा। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की अगर कोई रिपोर्टिंग है तो इसमें आ जाएगी। और बाकी लास्ट के 3 तो सिंपल है, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। सिग्नेचर किसके, ऑडिटर। प्लेस कहां पे लिखते हैं, प्लेस कौन सी, प्लेस कहां की, सुनो, ऑफिस मेरा उदयपुर में, क्लाइंट मेरा मुंबई में, और फाइनलाइज ऑडिट रिपोर्ट साइन जो मैं कर रहा हूं वो मैं अहमदाबाद में बैठ के कर रहा हूं। वापस सुनना, फर्म मेरी उदयपुर में, क्लाइंट मेरा मुंबई का, ऑफिस क्लाइंट का मुंबई में, और साइन मैंने किया अहमदाबाद में बैठ के। क्या लिखा है यहां पे, तो कभी ध्यान से पढ़ा इसको जिंदगी में, प्लेस ऑफ सिग्नेचर बोला है ना, प्लेस ऑफ सिग्नेचर इज अहमदाबाद। मैं जहां बैठ के साइन कर रहा हूं वहां पे आएगा वो प्लेस आएगी, ठीक है, सो इट्स अहमदाबाद। फॉर्म में पढ़ते ना, फॉर्म में नीचे था डेट एंड प्लेस, वो प्लेस कौन सी भरनी होती है जहां आप साइन कर रहे हो, डेट तो सिंपल, जिस दिन साइन कर रहे हो वो डेट आ जाएगी, ठीक है। सो ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है, ध्यान रखना। आपका ऑफिस का एड्रेस है, आपके ऑफिस की प्लेस नहीं डालनी है वहां पे, ठीक है, जहां पे बैठ के साइन कर रहे हो वो कौन सी सिटी है, वो कौन सा पर्टिकुलर है, चाहे वो निम्बाड़ा हो, ठीक है, चाहे वो नाथद्वारा हो, चाहे वो बिलवाड़ा हो, ठीक है, फाइन फाइन। हाँ, जिस लोकेशन पे आप हो, जिस गाड़ी में देख लेना गूगल पे ऑन करके कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे आप हो, कौन से स्टेट में आप हो, वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, बहुत काम के क्वेश्चन होते हैं, वहां पता ही नहीं चलेगा, वो कुछ भी चिपकाओगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लेस ऑफ सिग्नेचर का मतलब बोला है ना, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर जहां कर रहे हो वो कौन सी जगह है वो देख लो, वहां पे कहाँ है, जंगल में हो, किधर हो, ठीक है। अब नेट से चेक करना पड़ेगा आपको कि वहां पर कौन सी जगह वो दिखनी पड़ेगी उस पर, ठीक। हाँ, वो फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है,
वो बाद में इंक्वायरी जब होगी, पता चला कहीं कोई फंसे तो बात अलग होगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी तो अपन कोई स्टैंप पे भी तो कोई भी डेट कोई भी डाल देते हैं पीछे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पर पकड़ में आ गए, ठीक है, या कहीं कुछ कहीं किसी चीज से मिस वो हो गया, ठीक है, कि भाई आप उस दिन तो थे ही नहीं, आप प्लेस कैसे डाल दिया आपने, है ना, तो वहां दिक्कत हो सकती है ना, सीआईडी जब आएगी तब बात की बात है। ओके फाइन, सो दिस इज ऐसे नंबर कौन सा 700, समझ में आया। छोटा नहीं है स्टैंडर्ड, लंबा स्टैंडर्ड है, ठीक है, लॉजिक के साथ समझना भी जरूरी है इसको। ओके सो इससे 700 के दो टुकड़े पड़े अपन ने, कौन कौन से। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस स्टैंडर्ड का 700 का, ठीक है, और दूसरा इस ऑडिट रिपोर्ट के की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले स्टैंडर्ड के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड 701। Okay, so 701 now we are starting and this is a very good standard. ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। 701 नया इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब इस पूरी रामायण में जो अपन ने स्टैंडर्ड्स की पढ़ी उसमें लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है वो है 701। 701 की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है, और 701 की कहानी कुछ इस तरह से चलेगी। 701 का नाम अभी अपन ने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी देखा, की ऑडिट मैटर, ठीक है, एंड द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड सेज कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट जो बन रही है आपकी 700 के अंदर, उसके अंदर आपको की ऑडिट मैटर भी कम्युनिकेट करना है, मतलब रिपोर्ट के अंदर डालना है। वो अभी अपन ने ऊपर देखा कि की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ भी आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अच्छा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले क्या आ रहा था, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट, ठीक है। उसके अंदर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ आ रहा था और अपन ने बोला था अपन 701 में पढ़ेंगे। अब 701, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। 701 को पढ़ने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट पहले मैं क्लियर कर देता हूं। वैसे तो इसके अंदर मैंने देखो पॉइंट वैसे भी पैराग्राफ में दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव एक पूरा कर लिया, ठीक है, उसके अंदर उसके सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, ठीक है। ऐसे ही आगे सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को मैं आपको हेडिंग के साथ यहीं पर बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने वैसे भी बाइफरकेट करके वैसे ही बता रखा है, तो इसमें पीछे चार्ट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा अपन, बट एक बार क्लैरिटी दे रहा हूं कॉन्सेप्ट की। सो आई एम टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड फर्स्ट। आपको इस स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड दूसरा पता होना चाहिए, विच इज ऐसे 260। कौन सा होता है, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। और मुझे बता सकते हो आप लोग कि कौन कौन से मैटर्स हम लोग टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते थे ऐसे 260 के अंदर भाई। और नॉर्मली भी दिमाग लगाओ ना, 260 में कौन कौन से मैटर्स, मतलब एक नॉर्मल दिमाग लगाओ, अब मत जाओ ऐसे 260 के अंदर, आप तो नॉर्मल दिमाग लगाओ। टीसीडब्ल्यूजी को हम क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट करेंगे, ओवरऑल ऑडिट स्कोप ऑडिटर का, जो स्ट्रैटेजी ऑडिटर बना रहा है, द नेचर टाइम एक्सटेंड जो प्लान कर रहा है वो, फिर मैनेजमेंट के साथ कोई डिसएग्रीमेंट है किसी पॉइंट के ऊपर तो हम उसे टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे, फ्रॉड कोई आइडेंटिफाई हुआ, नॉन कंप्लायंस कोई मिला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सारे ही आएंगे ना, सब टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे। फिर मॉडिफाई करना चाहते हो ऑडिट रिपोर्ट अगर, तो टीसीडब्ल्यूजी कम्युनिकेट करना, ठीक। सो 260 जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कहता है कम्युनिकेशन विथ दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस। नाउ व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी कुछ बात, तो वो कहां तक पहुंची, सिर्फ टीसीडब्ल्यूजी तक पहुंची। लेकिन उन मैटर्स के अंदर, ये तो खाते सारे मैटर्स, इन मैटर्स के अंदर आपको अगर लगता है, ऑडिटर को लगता है जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर को लगता है इस मैटर के अंदर जो आपने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किया, देखो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किया मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है ना, बाकी तो कहां तक रुक जाते अपन, मैनेजमेंट तक रुक जाते हैं। टीसीडब्ल्यूजी को बताया तो मैटर तो ठीक है,
अब ऑडिटर को ऑडिटर की जजमेंट में लगता है क्या कि इनमें से, इन मैटर्स में से जो हमने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किए, उनमें से कोई और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जो किसके लिए जरूरी है जानना, मेंबर्स के लिए। लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, एक की वर्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये रहा मोस्ट सिग्निफिकेंस। तो इस मैटर में से ऑडिटर को लगता है कि कोई मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंस का है, काय के लिए, मेंबर्स के लिए, तो वो मैटर ऑडिटर किस में डाल देगा, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जो आया था ना ऑडिट रिपोर्ट में, उसमें डाल देगा। जैसे कोई फ्रॉड सस्पेक्टेड है, हमें लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंस का है, सिग्निफिकेंट तो है ही सारे क्योंकि वो हमने कम्युनिकेट किया तो इंपॉर्टेंट तो थे, उनमें से भी जो मोस्ट सिग्निफिकेंस का है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और शून्य भी तो हो सकता है। मेरे को लगता है एक भी मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंस का नहीं है तो नहीं है, तो मैं की मैटर में नहीं डालूंगा, है तो मैं डालूंगा। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। अब जैसे एक दो तो बाय डिफॉल्ट ही किए हैं, दिमाग लगाना ही नहीं है। कौन से? अगर मॉडिफाई कर रहे हो आप ऑडिट रिपोर्ट, अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट की, तो आपने पहले डीसीडब्ल्यूजी को बताया होगा मैं मॉडिफाई कर दूंगा अगर नहीं सुधारोगे, और उन्होंने नहीं सुधारी तो आपने मॉडिफाई कर दी। तो ये जो डीसीडब्ल्यूजी को मैटर कम्युनिकेट किया तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि है ना, इससे ऑडिट रिपोर्ट ही मॉडिफाई हो रही है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रही है। तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट होने वाला मैटर तो वैसे ही क्या हो गया, की हो गया। वहां तो कोई भी ऑडिटर दुनिया का, उसकी जजमेंट में वो की होगा ही होगा। और ये स्टैंडर्ड में भी बोल रखा है कि भाई ये दो मैटर तो तेरे लिए वैसे ही किए, दिमाग लगाने मत, और बाकी के लिए तेरे को क्या करना है, ये कौन डिसाइड करेगा कि मोस्ट सिग्निफिकेंस का है कि नहीं है, ये डिसाइड करेगा ऑडिटर की जजमेंट। अब आप सवाल करोगे सर कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए क्या दे रखे हैं, कुछ फैक्टर्स, ठीक है, कि कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जो आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे क्या करने में, डिसीजन लेने में, कि कौन से एरिया आपको लगते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंस की। पर मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं अभी तक? आपको 260 के बाद तो जाना ही नहीं है भाई, जो चीज आपने टीसीडब्ल्यूजी को ही कम्युनिकेट नहीं करी वो की मैटर में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनको ही नहीं बताया अगर कोई मैटर मतलब वो सिग्निफिकेंस का है ही नहीं, तो सिग्निफिकेंस का ही नहीं तो मोस्ट सिग्निफिकेंस का कहां से होगा वो। ठीक बात, ओके। शुरू करूं, बेसिक से शुरू करते हैं, बहुत लंबा स्टैंडर्ड, लंबा है, लॉजिकल है और बहुत प्यारा भी है, ठीक है, मतलब समझ में आ गया तो पूरी लाइंस आपकी समझ में आ जाएंगी इसकी। और ये नया है, सबसे सारे स्टैंडर्ड्स में से सबसे लेटेस्ट जो आया था वो ये 701 ही आया था, ठीक है। क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले टू डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर। भाई सबसे पहला उद्देश्य मेरा क्या है, ये डिसाइड करना कि की ऑडिट मैटर कौन कौन से हैं, एंड देन जब आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो तो ये मैटर भी आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्राइब करना है। अब की मैटर क्या होते हैं, वो मैटर जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। और एक की ऑडिट मैटर किस में से सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम दोज मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। तो समझ गए, लॉजिक क्लियर, ठीक है। इसको फिल्टरिंग देखो कैसी होती है, देखो सबसे पहले हम कम्युनिकेट करते हैं किसको, मैनेजमेंट को, वो इतना सारा कम्युनिकेट करते हैं, फिर इसमें से कुछ हिस्सा किसको कम्युनिकेट करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी को, वो इतना, और फिर उसमें से वापस कुछ हिस्सा की ऑडिट मैटर में बनाते हैं, वो इतना। फिल्टरिंग होती जाती है, ठीक है भाई। सारे मैटर टीसीडब्ल्यूजी को बताने की जरूरत नहीं है, उनके गवर्नेंस के जो इंटरेस्ट के वो बता दो, और उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंस के वो इधर बता दो। तो इसमें से बाइफर्केट कैसे करेंगे, जो गवर्नेंस के इंटरेस्ट के हैं वो इसमें आ जाएगा, और जो यहां क्या लिखूंगा, मोस्ट सिग्निफिकेंस के हैं वो इसमें आ गए। कितना फिल्टर हो गया, प्यारा सा फिल्टरिंग आ रहा है। ये ऐसा डायग्राम तो बना भी सकते हो, दिमाग में भी सेट हो जाएगा, तो क्या ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा इसको फिल्टरिंग जल्दी से बना लो अगर जरूरत हो तो। आगे वैसे ही समझ में आ गया, आपको लगता है नहीं मेरा तो वैसे ही दिमाग स्ट्रांग है, मैं भूलता ही नहीं हूँ चीज़ों को जिंदगी में कभी, तो आप गलत सोच रहे हो, बना ही लो।
ठीक है। हो गया, चलो आगे सुनो। अब हमने अभी तक खाली डेफिनेशन पढ़ी, बेसिक पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा और मीनिंग पढ़ा, ठीक है। ये वाले में तो मीनिंग दे दिया था कि की ऑडिट मैटर क्या होता है। सर वापस बोलो, की ऑडिट मैटर क्या होते हैं? वो मैटर्स विच आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। और ये मैटर अपन किस में से सेलेक्ट करते हैं? उन मैटर्स में से जो हमने किसको कम्युनिकेट किए हैं? टीसीडब्ल्यूसी को। और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन करना कौन से की ऑडिट मैटर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेट करना इन मैटर्स को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। फाइन, अब आगे सुनो, और बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकंड, ये जो आप की ऑडिट मैटर में कम्युनिकेट कर रहे हो ना, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट में की मैटर कम्युनिकेट कर रहे हो ना, इट इज नॉट, अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट को एफआरएफ की वजह से कुछ डिस्क्लोजर्स करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। भाई मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने ही है, बहुत सारे डिस्क्लोजर करने हैं, क्योंकि एफआरएफ चाहता है वो डिस्क्लोजर्स, ठीक है। जैसे गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी है, तो क्या मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करनी है क्या? अरे गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करनी है क्या? करनी है। अब ये गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी 100% कौन सा है? की मैटर पैराग्राफ है। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि जब ऑडिट रिपोर्ट में आ गया ऑलरेडी कि ऑडिट मैटर में, तो मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको डिस्क्लोज क्यों करूं, डबल बार क्यों करें डिस्क्लोज? तो भैया ये बोल रहा है केएम में आना इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट कि वो डिस्क्लोज ना करे। समझ गए? क्लियर ना भाई? केएम में आना अलग चीज है भाई, वो ऑडिट रिपोर्ट में आ रहा है, और वो तू जो बता रहा है वो किसमें बता रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों अलग अलग हैं, इसको सब्सटीट्यूट मत मान लेना तो, ठीक है। चलो ये समझ में आया। दूसरा, मैं ऑडिटर में लड़ा रहा हूं आपस में। ऑडिटर के दो जो हिस्से ना उसके दिमाग के, लेफ्ट और राइट, गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टेनिटी है, कहां आएगा? जीसी में भी तो आएगा, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में आएगा, और फिर वापस किस में आएगा? के में भी आएगा। तो ऑडिटर के दोनों दिमाग, अभी तक तो समझ में आ रहा था कि एक ऑडिट रिपोर्ट में आता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, तो वो दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, पर एक जस्ट ऊपर पैराग्राफ में आया ही है, और वापस आप जस्ट उसका अगला के में नीचे डाल रहे, तो ऑडिटर के दोनों दिमाग बोल रहे हैं क्या पागल हो गया क्या तू? ऊपर जब डाल रहा है अनसर्टेनिटी है, वापस क्यों लिख रहा है केएम पैराग्राफ में? पर यहां लिखा है केएम पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अदर डिस्क्लोजर जो ऑडिटर को करना है, या ऑडिटर ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा है, तो उसका जो कारण है ओपिनियन मॉडिफिकेशन का, वो केएम में आएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मैटर है, और ये ऑलरेडी कहां आ गया होगा? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में। तो फिर उसका लेफ्ट दिमाग राइट दिमाग बोल रहा है क्या सनक गई है, ऊपर लिख रहे हो तो वापस क्यों लिख रहे हो? ये बोलता है इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, केएम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अदर डिस्क्लोजर जो करने। फाइन, तीन समझ में आए? पहले तीन, communicating audit matter in the audit report is not a substitute for disclosure in the financial statement that the applicable FRF requires the management to make or which is necessary for achieving fair presentation. तो पहला, it is not a substitute for disclosure जो मैनेजमेंट को करना है। Second, it is not a substitute for auditor expressing a modified opinion as per SA 705. And it is not a substitute for reporting in accordance with SA 570. तीनों समझ में आ गए? It is not a substitute. Okay? इन तीनों का सब्सटीट्यूट नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब चौथा पॉइंट अलग है। चौथा पॉइंट बोलता है, वापस ऊपर वाली लाइन पढ़ना, क्या बोल रहा है? Communicating the key audit matter in the audit report is not a separate opinion on that matter. ये जो KM पैराग्राफ है, ये सिर्फ एक पैराग्राफ है किसके अंदर? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और ओपिनियन जो आप दे रहे हो वो किस पे दे रहे हो? वो तो ओवरऑल पे दे रहे हो। तो ये जो केएम है, इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दैट मैटर। भाई वो मैटर हमने खाली डिस्क्लोज किया है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उस पे कोई अलग से ओपिनियन नहीं आ रही है। तो केएम पैराग्राफ में अगर कोई चीज डाली हमने ऑडिट रिपोर्ट में, इट इज जस्ट अ डिस्क्लोजर फॉर द यूजर्स,
एंड दिस केएम पैराग्राफ को ये ना मान लिया जाए कि हम उस मैटर के ऊपर जो हमने अलग से डिस्क्लोज किया है उसके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन दे रहे हैं। मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अलग से यहां लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ कि इस मैटर को देखो, तो इस पे कुछ अलग से ओपिनियन आने वाली है, आ रही है क्या? नहीं, दिस इज जस्ट अ डिस्क्लोजर, इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दैट इंडिविजुअल मैटर। वो मैटर ऑलरेडी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के ओपिनियन में कवर कर लिया है, इसको अलग से ओपिनियन बेस ना माना जाए। ऐसे ही जैसे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होता है ना, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज जस्ट अ डिस्क्लोजर कि इस मैटर पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम उस पर ओपिनियन नहीं दे रहे हुए अलग से, ठीक है। हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये मैटर आपके नॉलेज में आ जाए, बस हमारी ये इच्छा है, बस बाकी हम कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहे उसके ऊपर, उसको हमने कंसिडर कर लिया ओवरऑल ओपिनियन देते समय, ठीक है, फाइन। जैसे याद करो सेगमेंट ऐसे 501 में पढ़ा था मैंने सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम उस पर अलग से अलग स्टैंड अलोन के ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी फंड है, डन, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, तो ये इसको ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन हो गए कि की ऑडिट मैटर इज, तीन तो है, नॉट अ सब्सटीट्यूट, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट फॉर डिस्क्लोजर्स, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर ऑडिटर की वो 705 में रिपोर्टिंग ना करे, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर ऑडिटर की वो 570 में रिपोर्ट ना करे, वो तो करना ही करना है उसको, और फिर केएम में भी डालना, ठीक है। और फिर लास्ट में इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दैट मैटर, उसके ऊपर हम अलग से ओपिनियन नहीं दे रहे, वो मैटर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोलता है पॉइंट आगे। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑडिटर को ये डिसाइड करना है कि कौन से मैटर की होंगे, मेरे को कैसे पता चलेगा? अच्छा, की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन क्या बोलती है? की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन क्या बोलती है? की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन क्या बोलती है? की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर व्हिच इन द ऑडिटर्स जजमेंट आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। अब कोई ऑडिटर मुझसे पूछता है सर मेरे को कैसे, मैं तो जजमेंट ही समझ में नहीं आती, कैसे लो कि मोस्ट सिग्निफिकेंस कैसे मानो और कैसे नहीं मानो, मेरे को तो सब सिग्निफिकेंट लगते हैं और सभी फालतू लगते हैं। तो उस केस में यहां पर क्या दे दिए इन्होंने, तीन फैक्टर्स जो तुझे कंसिडर करने, ठीक है। और वो तीन फैक्टर्स कौन से जो तुझे कंसिडर करने, देखो, इन डिटरमाइनिंग विच आर की ऑडिट मैटर्स ऑडिटर शुड टेक द फॉलोइंग फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, और तीनों बहुत प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं। पहला, जहां पे रिस्क क्या लग रही हो, हाई, जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुई है ऐसे 315 के अनुसार, वो एरिया आपके लिए क्या हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंस का। सेकेंड, जहां पर मैनेजमेंट जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेटेड फिगर कोई है, ठीक है, तो और वहां पर लग रहा है हमें कि उस अकाउंटिंग एस्टिमेट जो बनाया उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर उसको आप कंसिडर कर सकते हो। चौथा, जिसका इफेक्ट ऑडिट के ऊपर अच्छा खासा आ सकता है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट इवेंट है, वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो एक फैक्टर के रूप में। मतलब ये आपको हेल्प करने के लिए दिया, फिर आपको जज करना है। आपको हेल्प करने के लिए क्या बोला, देख जहां पर असेस्ड रिस्क जो मिली है वो हाई हो, रिस्क सिग्निफिकेंट नजर आ रही हो, ठीक है, जहां पर तुझे लगता है कि मैनेजमेंट जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, या जो जजमेंट लिए एस्टिमेट लिए उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, हाई अनसर्टेनिटी है, या फिर जहां पर इफेक्ट ऑडिट के ऊपर तेरे को लगता है वो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन का अच्छा खासा आ सकता है, तो उसको फिर कंसिडर करके मोस्ट सिग्निफिकेंस का मान। पर आंसर नहीं दिया इन्होंने, आपको हेल्प करने के लिए बोल दिया दीज आर द फैक्टर्स टू बी। ये सारे क्वेश्चंस यहां, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, कौन से मैटर्स फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको जब आप क्या कर रहे होगे, डिसाइड कर रहे होगे कि कौन से मैटर्स को मैं सिग्निफिकेंट मानूं कि ना मानूं। फाइन, क्लियर, कोई दिक्कत अभी तक नहीं? आगे, अब आगे देखो, मैं पहले आपको समझा देता हूं, ठीक है। जब आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में डालोगे, ये रिपोर्ट किसको जा रही है, मेंबर्स को। अब मेंबर ने थोड़ी पढ़ा ऐसे 701, तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जब आप डाल रहे हो ना, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। तो आप जब की ऑडिट मैटर पैराग्राफ डालोगे ना, तो क्या लिखोगे, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स which are of most significance to the audit of the financial statement of the current period। फिर मैंने उन मैटर्स को क्यों की माना, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। कैसे उनको एड्रेस किया गया था उन की मैटर्स को, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एक एक करके, एक से ज्यादा की मैटर है या अगर कोई की मैटर है ही नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू बी रिपोर्टेड, और अगर है तो आपको लिखना पड़ेगा ये है, ठीक है, 1 2 3 4 करते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे होगी, मीनिंग और ये सब लिख के, क्योंकि शेयर होल्डर को थोड़ी पता है क्या होता है, उनको समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आ रही है। पहले क्या लिखा है,
ऑडिटर शेल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सब हेडिंग। मतलब एक से ज्यादा अगर की मैटर हैं तो आपको एक एक सब हेडिंग बना के लिखना है, और मेन हेडिंग क्या होगी? की ऑडिट मैटर्स। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होगी? सबसे पहले तो मीनिंग लिखेंगे। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड की जगह फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। ठीक है। एंड इन मैटर्स को कैसे एड्रेस किया गया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट, एंड जब ओपिनियन फॉर्म करी कैसे इनको आपने कवर किया। और आप ये भी लिख देना, ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर। वो लिख देना वहीं पर ही कि हम ये मैटर सिर्फ आपके सामने डिस्क्लोज कर रहे हैं, हम इस पे अलग से कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और फिर डिस्क्राइब कर देना क्यों उस मैटर को, वो मैंने आपको बोला क्यों आपने उस मैटर को सिग्निफिकेंस माना। ठीक है। कैसे उस मैटर को एड्रेस किया गया था, वो सब आपको यहां एक्सप्लेन करना, और फिर एक एक मैटर आ जाएगा। समझ गए? तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज समझ में आ गई, ऐसे होगी। और फिर अगर एक से ज्यादा की मैटर्स हैं तो वो सब हेडिंग बना के आपको एक्सप्लेन करना। क्लियर? ठीक है। अब वो जो लेफ्ट और राइट दिमाग वाली कहानी थी ना, क्या थी? मैनेजमेंट वाली बात तो मानते थे अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो दो बातें थी कि आपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ऊपर लिख दिया है, जब बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवाइस, तो वापस नीचे क्यों लिख रहे हो? और आपने अगर गोइंग कंसर्न में लिख लिया अनसर्टेनिटी का, तो वापस नीचे क्यों लिख रहे हो? अब स्टैंडर्ड ने क्या बोल दिया था? इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, तो वो मना भी नहीं कर सकते। लेकिन वैसे पागलपन नहीं, ऊपर भी डिस्क्राइब कर रहे हो, जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में भी डिस्क्राइब किया और फिर वापस यहां डिस्क्राइब कर दिया। तो स्टैंडर्ड ने इसको ऐसे ही बोला, स्टैंडर्ड ने उसको थोड़ा मोल्ड किया और बोला कि अगर तुम 705 या 570 वाली चीज को ऑलरेडी ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हो तो यहां नहीं लिखो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर बोला था इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट, पर खाली उसका रेफरेंस डाल दो कि ये मैटर हम ऑलरेडी कहां डिस्क्राइब कर चुके हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में या गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में, तो उसकी डिटेल वापस डालने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए? तो ये सॉल्यूशन मिक्स हो गया कि भाई डिटेल भी डिस्क्राइब नहीं करनी और इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये यहां पर आएगा अगला पॉइंट, क्या लिखा है? A matter which is giving rise to a modified opinion as per 705 या वही uncertainty relating to events or condition that cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। समझ रहे हो ना कैसे लिखते हैं आंसर लंबा? आर, ये दोनों बाय नेचर क्या है? की ऑर्डर। ये तो दोनों बाय नेचर ही की ऑर्डर मैटर है। हाउएवर इन मैटर को वापस डिस्क्राइब नहीं करना है की मैटर में, प्रोवाइडेड दो शर्त। पहली शर्त, ये ऑलरेडी ऊपर रिपोर्ट हो चुके हैं और आपने ये ऑलरेडी कहां रिपोर्ट कर दिए? आपने ऊपर रिपोर्ट कर दिए हैं, और इसका रेफरेंस, ठीक है, वो बेसिस फॉर ओपिनियन का और उसका गोइंग कंसर्न वाले पैराग्राफ का वो रेफरेंस आपने की ऑडिट मैटर वाले सेक्शन में डाल दिया है, तो वापस नहीं बताना है, डिस्क्राइब भी नहीं करना है उसको। ठीक है। शर्तें दो, पहली शर्त वो ऑलरेडी उनमें डिस्क्राइब हो चुके हैं और यहां पर आप खाली रेफरेंस डाल रहे हो उसका। डन? क्लियर? पक्का? ठीक है। तो अब इसकी लैंग्वेज देखो कैसे फॉर्म करनी है। ये बॉक्स दिख रहा है आपको, बॉक्स, इस बॉक्स को देखो क्या लिखा है, इस बॉक्स को देखना, ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़नी कोई नहीं, इस बॉक्स को देखो। इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा कुछ ब्रैकेट के साथ और कुछ बिना ब्रैकेट के साथ। एक बार आप बिना ब्रैकेट वाली लाइन पढ़ोगे, खाली बिना ब्रैकेट वाली। बिना ब्रैकेट वाली क्या पढ़ रहे हो? वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड इन आवर रिपोर्ट। ये वाली लाइन कब आएगी? जब एक भी मैटर क्या नहीं है, की मैटर नहीं है। ठीक है। अच्छा सुनो, दूसरी विथ बॉक्सेस, विथ वो ब्रैकेट्स, ये वो तब आएगी जब उन दोनों के अलावा कोई नहीं है। किन दोनों के अलावा? ये गोइंग कंसर्न या 705 के अलावा कोई नहीं है, मतलब ये दो तो ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, तो वो बॉक्स वो ब्रैकेट समेत आएगी। देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट फॉर द मैटर विच आर ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन दी basis for qualified opinion या वही material uncertainty relating going concern assumption paragraph, we have determined that there are no other key audit matter to be reported to communicate in our report। जब वो दो ही हैं, कौन दो ही? या तो 705 या 570 या दोनों, तो उसमें क्या, तो फिर इस मैटर पैराग्राफ में क्या लिखोगे? एक्सेप्ट फॉर वो दोनों, बाकी कोई और अदर की मैटर पैराग्राफ नहीं। और इसके अलावा भी कोई है तो फिर वो नहीं चाह देंगे एडिशनली। ठीक है। ओके फाइन। ओके, और लास्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ क्वेश्चन। लास्ट वाला, इट्स अ क्वेश्चन।
कौन सी परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसमें, सुनना इंपॉर्टेंट है, कौन सी परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसमें मैटर होते हुए भी आपको नहीं कम्युनिकेट करना है, मैटर की है फिर भी कम्युनिकेट नहीं करना, ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है? आप ये मत बोलना सर 705 570 वाली, वहां तो कर रहे हैं, वहां तो लिख तो रहे हैं ना कम से कम, ठीक है, रेफर तो कर ही रहे ना। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां नहीं करना है? तो पहली तो है कि जब लॉ रेगुलेशन ने मना कर दिया हो कि आप इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो नहीं करना है। वो तो देसी आंसर हो गया पहला वाला, तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट सुनना और आप इंटरप्रेट कर सको तो करना। सेकेंड पैराग्राफ, इसका बी पॉइंट, पहला मैं तो लॉ रेगुलेशन ने प्रेक्लूड कर दिया, प्रेक्लूड मतलब एक्सक्लूड कर दिया कि इस चीज का पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होगा। सेकेंड पार्ट, इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस जब ऑडिटर को लगता है that the matter should not be communicated in the audit report because the adverse consequences of doing so or doing the disclosure would reasonably be expected to override the public interest benefit of such communication। इतना समझा दो तो मजा आ जाए। क्या लिखा है पढ़ो एक बार वापस सब लोग इसको रीड करो एक बार ध्यान से, फिर मैं बताता हूं अगर आपको नहीं समझ में आता, आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। सिंपल है, उसको लगता है ऑडिटर को कि इस चीज के डिस्क्लोजर से होने वाला नुकसान ज्यादा होगा और वो आउटवे कर लेगा उससे होने वाले फायदे को, तो उस केस में वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन ये वाला फंडा कि इससे होने वाला नुकसान इसके होने वाले फायदे से ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, भूल जाना मत, ध्यान रखना। जब आगे लिखा है दिस शॉल नॉट अप्लाई इफ एंटिटी ने ये ऑलरेडी पब्लिकली डिस्क्लोज कर रखी है इंफॉर्मेशन किसी की ना किसी मोड से, मतलब कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्क्लोज है एंटिटी द्वारा, वेबसाइट पे, एनुअल रिपोर्ट पे, कहीं भी डिस्क्लोज ऑलरेडी है ये मैटर। तो जब ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है ये मैटर, फिर तो आपको क्या टेंशन है, फिर तो डाल दो, फिर एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होंगे होने दो। कब सोचना है ये? जब एंटिटी द्वारा भी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है कहीं पर भी, और आपको भी लगता है कि इसके डिस्क्लोजर से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे बनिस्पत किससे, इसके फेवरेबल बेनिफिट से, तो उस केस में आप इसको रख सकते हो होल्ड पे, कीएम में डालने की जरूरत नहीं। फाइन, समझ आया? तो ये स्टैंडर्ड बहुत अच्छा और बहुत इजी भी है अगर आप इसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ 701 जो अपन ने पढ़ा है ना, उसमें क्या क्या पढ़ा, देखो चार्ट वापस कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, शुरू से कंप्लीट करते हैं। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ शुरू से कंप्लीट कर लेते हैं अपन अपना चार्ट। एसे 701 पहला क्या पढ़ा, इसका ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? आपको डिटरमाइन करना है कि केएम कौन से हैं और उनको कम्युनिकेट करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, केएम क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले मैटर। सेकंड पढ़ा, इसके एक तरह से एक्सेप्शन बोल लो, या हाँ एक्सेप्शन बोल लो कि ये केएम में डालना इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट को, ऑडिटर को, और फिर इट्स नॉट अ सेपरेट ओपिनियन, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं बिफोर डिसाइडिंग कि केएम कौन सा है, तो उसके लिए 3 पॉइंट है। रिस्क देखनी है, जजमेंट कहीं इन्वॉल्व है, एस्टिमेट बहुत अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, और सिग्निफिकेंट इफेक्ट उसका कितना आ रहा है ये आपको चेक करना जरूरी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आ गया, कौन सा था फोर्थ टॉपिक, कि अगर आपके पास जो केएम डालने वाला है, तो केएम के अंदर जो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, ठीक है, और उसको किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है वो आगे आ जाएगा। फिर फिफ्थ पैराग्राफ था, अगर आपके पास मैटर कौन से हैं, 705 वाले या 570 वाले, ठीक है, ऐसे 570 वाले, तो उन केसेस में आपको कैसे रिपोर्ट करना है ये मैटर, केएम वाला उसके आ गया था। फिर कोई मैटर है ही नहीं या सिर्फ 2 ही है, तो उसमें लैंग्वेज क्या रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एक्सेप्शन एक्चुअली ये नहीं है, ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट और सेपरेट ओपिनियन, ठीक है, ये तो इसमें पॉइंट था, ये वाला एक्सेप्शन है, ठीक है, कि आपको नहीं डिस्क्लोज करने के केएम में जब या तो लॉ ने प्रिक्लूड कर दिया हो,
ठीक है, लॉ ने बोला हो कि नहीं करना है, और या फिर आपको लगता है कि उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंस जो होने वाले हैं वो उसके बेनिफिट से ज्यादा होंगे, तो आपको नहीं करना है। लेकिन ये चीज आपको नहीं सोचनी है, कब? जब कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिकली मैटर डिस्क्लोज कर रखा है। क्लियर? तो 700 कंप्लीट किया, उससे पहले 620 कंप्लीट किया था यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, और उसके बाद 701 कंप्लीट किया। ठीक है, 705 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, याद है? 3 टाइप की ओपिनियन होती थी, ये समझ में आ गया ना? 701 705 तो रफ पढ़ना है, खाली खत्म करना है उसको। ठीक है, 705 में कुछ भी नहीं है, 705 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन। मुझे एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दो आप लोग कि सर 700, ये देखो मैंने लिखा हुआ अभी ऑलरेडी, मतलब अपन इसको पढ़ भी चुके हैं और अपन ने शुरू में पढ़ा भी था क्योंकि अपने लिए पहले इंपॉर्टेंट था ये। सर कब देते क्वालिफाइड, कब देते एडवांस, कब देते डिस्क्लेमर? जल्दी बताओ क्वालिफाइड की डेफिनेशन। ऐसे तो नहीं काम चलेगा, लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज। अंग्रेजी या मोड ऑफ मीडियम, अगर हिंदी है तो मोड ऑफ राइटिंग तो हिंदी, लैंग्वेज चाहिए। When the auditor has what? Sufficient, appropriate audit evidence. When the auditor has sufficient, appropriate audit evidence that the financial statements are not free from misstatements, या material misstatement use कर लो, and the effect of which is not pervasive, is qualified. और एक और qualified होता है when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate evidence due to limitation on the scope of audit, and the item on which he is not able to obtain evidences आर मटीरियल बट नॉट परवेसिव, उसमें भी क्वालिफाइड आए। याद आया? ठीक है। अच्छा, ये जो आप लिख रहे हो, ये जो ओपिनियन देनी है, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर या एडवर्स, इसका रीजन कहाँ लिखना है? बेसिस ऑफ ओपिनियन में जाके, और ओपिनियन जो लिख रहे हो वो कहाँ चली जाएगी? ओपिनियन वाले पैराग्राफ में। ठीक है, फाइन। तो ये जो इनिशियल पार्ट है तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आपको बताया तो कि लैंग्वेज कैसे फ्रेम होती है जब ओपिनियन मॉडिफाई होती है। करिए कभी ओपिनियन मॉडिफाई? नहीं करिए। ठीक है, लैंग्वेज पे ध्यान दो। आ जाओ, ये देखो क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन 2 केस में होती है, दोनों बता दिया मैंने आपको। अब देखो केस 1, देखो केस में क्या हो रहा है। इसमें केस में मैं आपको बताता हूं बैकग्राउंड। इन्वेंट्री कॉस्ट एनआरवी विचएवर इज लोअर की जगह किस पे है? विचएवर इज हायर पे। तो अब देखो कैसे लिखता है, बेसिस फॉर ओपिनियन में कैसे लिखेगा। पहले तो ये रहा बेसिस फॉर ओपिनियन, ये पूरा बेसिस फॉर ओपिनियन है। ठीक है, the company's inventories are carried in the balance sheet at rupees this. Management has not stated the inventory at lower of cost on NRV but has stated only at a cost, जो कि एक डिपार्चर है किससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। नाउ कंपनीज रिकॉर्ड इंडिकेट कि अगर मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे दिखाया होता तो अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट जो डिफरेंस होगा उसका, ठीक है, वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू राइट द इन्वेंट्री डाउन टू द एनआरवी एंड अकॉर्डिंगली जब एनआर वो कम होती, क्या कम होती? क्लोजिंग स्टॉक कम होता, तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड हैव इंक्रीज बाय दिस, इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय दिस एंड होता है। वैल्यू कम होती क्लोजिंग स्टॉक की तो नेट प्रॉफिट कम होता, नेट प्रॉफिट कम होता तो टैक्स आपको कम देना पड़ता, टैक्स कम देना पड़ता तो शेयर होल्डर्स फंड कम हो जाता क्योंकि P&L का बैलेंस कम हो जाता। ये आपने लिख दिया। और फिर ओपिनियन तो जो आप लिखते हो ओपिनियन पैराग्राफ में, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर्स डिस्कस्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, उन मैटर्स को छोड़ के बाकी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट in the manner so required and gives a true and fair view in conformity of the balance sheet of the P&L and the cash flow। बाकी की लैंग्वेज तो ठीक है। ठीक है, एडवर्स ओपिनियन में एग्जाम्पल नहीं दिया है इतना मैंने, और इसमें वापस दिया है। इसमें देखो डिस्क्लेमर ओपिनियन है। डिस्क्लेमर ओपिनियन इसका केस यह है कि क्लाइंट के यहाँ क्या कंप्यूटराइजेशन चल रहा था, मैनुअल से रिकॉर्ड्स किस में कन्वर्ट हो रहे थे? कंप्यूटर्स में। तो आधे कन्वर्ट हुए, आधे हुए नहीं, आधे के बारे में पता ही नहीं चल रहा और एक डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो जब सबूत ही नहीं है तो मैं डिस्क्लेमर दे सकता हूं। अब वो देखो बेसिस में कैसे लिखा, वी वर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी आफ्टर मार्च, मतलब हमको लेट अपॉइंट किया इन्होंने, ठीक है, एंड दस वी कुड नॉट ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री। एक तो हमने ये नहीं कर पाए।
Secondly, we were unable to satisfy ourselves by alternative means also concerning the inventory quantity held which are stated in the balance sheet at this set amount. ठीक है, हम उसके बाद भी कंफर्म नहीं कर पाए ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा के भी। इसके अलावा, ये तो एक हो गया पूरा इन्वेंट्री का। अब इसके अलावा एक नया कंप्यूटराइज्ड अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम लगाया गया है जिसमें बहुत सारे एरर पाए गए थे। ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक मैनेजमेंट अभी भी तैयारी वो सुधार ही रहा था, उसमें डेफिशिएंसीज को और एरर्स को करेक्ट कर रहा था, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर पाए ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी क्या, इस रिकॉर्ड के फिगर को, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल के फिगर को। As a result, we were unable to determine whether any adjustment might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded inventory and account receivable and the elements making up the P&L and the cash flow. So, फिर disclaimer में क्या लिखेंगे? Because of the significance of the matter described in the disclaimer opinion paragraph, we have been not able to obtain sufficient appropriate evidences and we do not express an opinion on the financial statements. Simple? लॉजिक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सिर्फ यहां पर उसका नजर मारनी थी अपने को, ठीक है। तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है जहां पे आपको इलैबोरेटिव रूप में क्या लिखने पड़ते हैं, रीजंस कि दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमने मॉडिफिकेशन या ये डिस्क्लेमर एडवर्स या क्वालिफाइड किया। समझ गए? तो 620 किया। 620 का एक क्वेश्चन जल्दी से बता दो कि सर क्या ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क का यूज करना है कि नहीं करना है। वो डिपेंड करेगा 6 चीजों पे। किस पे? 6 चीजों पे। पहला, नेचर ऑफ द मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जोर से, स्किल कॉम्पिटेंस उसमें नहीं है। नेचर ऑफ द मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट, आपका पिछला एक्सपीरियंस और नॉलेज क्या कहती है, और उसके एक्सपर्ट के ऊपर भी क्वालिटी कंट्रोल लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर वाला, फर्स्ट वाला, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया, और अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया तो उसमें 5 पॉइंट वापस थे, ठीक है, कि क्या वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है वो सेपरेट है कि एम्प्लॉय है, क्या उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी, ठीक है, क्या उसके ऊपर टेक्निकल स्टैंडर्ड लग रहे हैं, और कंट्रोल्स क्या लग रहे हैं एंटिटी के अंदर उस एक्सपर्ट के वर्क के ऊपर, ठीक है। एक ही मेन क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट का हेल्प ले रहे हो और देख रहे हो तो आपको 3 चीजें देखनी है, उस रिपोर्ट की रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, उसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, और उसका रिफ्लेक्शन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, अगर उन्होंने कोई अजम्पशंस लिए, मेथड्स लिए, तो उसकी रिलेवेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस, और उनका सोर्स डेटा अगर कोई लिया है तो उसकी कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वो चेक करनी है, ठीक है। फिर 700 लिया। 700 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस obtained एंड देन फॉर्मिंग एन ओपिनियन क्लियरली थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। कंक्लूजन्स जब आप दे रहे थे तो उसमें क्या टेक इनटू अकाउंट किया? 3 चीजें। क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन हो गए, क्या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का मटेरियल तो नहीं आ रहा है, और इवैल्यूएशंस, और इवैल्यूएशंस में वापस फर्दर थे कि डिस्क्लोजर कर दिया अकाउंटिंग पॉलिसी जो सेलेक्ट और अप्लाई करी, फिर जो सेलेक्ट अप्लाई करी वो कंसिस्टेंट है एफआरएफ के हिसाब से, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो लिए हैं वो रीजनेबल है कि नहीं है, जो प्रेजेंटेशन किया है वो कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, रेलेवेंट है, रिलायबल है, फिर आपके डिस्क्लोजर सारे इंटेंडेड यूजर को जो किए उससे सारे मटेरियल इफेक्ट पता चल रहे हैं, और टर्मिनोलॉजी यूज करिए वो अप्रोप्रिएट है। और फिर उसकी एलिमेंट्स क्या थी? टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, केएम पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। और फिर जो हुआ वो 701 लिया। 701 अभी अपन ने डिस्कस किया कि मेन ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द केएम and to reflect it in the audit report. अब KM is not a substitute for मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करना है, ऑडिटर को जो 705 में दिखाना है, ऑडिटर को जो 570 में दिखाना है, और ये एक सेपरेट ओपिनियन नहीं है उस इंडिविजुअल मैटर के ऊपर। कौन से मैटर्स ऑडिटर ध्यान में रखेगा जब उसको डिसाइड करना होगा कि मोस्ट सिग्निफिकेंस कौन सा है? 3 मैटर्स, मटीरियल नहीं, एरिया ऑफ रिस्क, असेस रिस्क हाई है कि नहीं है या सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटा सा, दूसरा सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट या एस्टीमेट जिसमें हाई अनसर्टेनिटी है, और तीसरा उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, वो आपको वेरीफाई करना।
फिर आगे का तो वही था कि इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज ये होगी क्या, कि पहले क्या होता है, फिर ये लिखना पड़ेगा कैसे आपने उसको एड्रेस किया और ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी, ठीक है, उसको कैसे पाया आपने कि वो केएम है आपके लिए, वो लिख दिया। फिर इंट्रैक्शंस देखने कि अगर ऑलरेडी आप रिपोर्ट कर चुके तो उसका रेफरेंस डाल दो, और ऑलरेडी अगर वहां रिपोर्टेड है तो रेफरेंस डालने से काम हो जाएगा। फिर अगर कोई मैटर नहीं है तो वी आपको रिपोर्ट करना है कि नो की ऑडिट मैटर, और उन दोनों के अलावा कोई नहीं, तो एक्सेप्ट फॉर दैट उसके अलावा कोई नहीं लिखना है आपको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला कि कब डिस्क्लोज नहीं करना है केएम होने के बाद भी। नंबर 1 जब लॉ प्रिक्लूड कर रहा है, नंबर 2 रेयर सर्कमस्टांसेस में जब ऑडिटर को लगता है कि उसके होने वाले एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आउटवे करेंगे उसके होने वाले बेनिफिट को, तो वो नहीं डिस्क्लोज करेगा। लेकिन वो नहीं सोचना है उसको अगर वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोजर है उस इंफॉर्मेशन का एंटिटी द्वारा। और 705 में अपन ने पहले ही 10 बार, बहुत बार अपन रिपीट कर चुके हैं ओपिनियन मॉडिफिकेशन क्या होती है, कब करनी होती है, और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, ठीक है। सो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड टू दिस सेशन, एंड नाउ वी हैव द लास्ट सेशन। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा आखिरी जो स्टैंडर्ड की सीरीज का आखिरी कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फाइन, चलो।